Hello friends. Friends, in the last lecture we completed some concept of topic number 3, that is a lean system. Now friends, in this lecture we are going to cover the remaining part of your lean system. ठीक है, 1 to 11 question we have already finished in the last lecture. Now let's complete the remaining part. Friends, here we are going to discuss cellular manufacturing. We are going to discuss the Six Sigma technique. ठीक है, we are going to discuss value engineering, process innovation, re-engineering, etc. ठीक है. Without wasting any time, let's start with our discussion. Now friends, first concept to discuss is cellular manufacturing. जी हाँ friends, first concept we are going to discuss is cellular manufacturing. Now friends, ये जो cellular manufacturing है, this is also called as a one piece flow. ठीक है, I'll repeat, cellular manufacturing को एक और नाम दिया गया one piece flow. फ्रेंड्स, ट्रेडिशनली क्या होता था, मैन्युफैक्चर करते वक्त बैच में मैन्युफैक्चर होता था. ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज मैन्युफैक्चर होता था. तो एक डिपार्टमेंट में सपोज फर्स्ट बैच चला गया, फिर सेकंड डिपार्टमेंट में जाएगा, फिर थर्ड डिपार्टमेंट में जाएगा. तो ये बैच सिस्टम था. इसमें वेटिंग टाइम बढ़ता था, इसमें लीड टाइम बढ़ता था, मैन्युफैक्चरिंग का टाइम बढ़ता था, इन्वेंट्री बढ़ता था. ठीक है, मटेरियल का मूवमेंट काफी सारा होता था, वर्कर लोगों का मूवमेंट काफी सारा होता था, ट्रांजिट. ठीक है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपको वो जो प्रोडक्ट है, WIP है, फिनिश गुड्स है, वो आपको ट्रांजिट करना पड़ता था, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था. तो ये सारे अननेसेसरीली आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे. तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लीन सिस्टम में कुछ वेस्टेज कम होने वाला है. ठीक है, किसका वेस्टेज? अगर आपको याद आ रहा है, मोशन या मूवमेंट एक्सेट्रा, इसका वेस्टेज. यानी वर्कर अननेसेसरीली मूव हो रहा है, या फिर आपके जो मशीनरी इक्विपमेंट है वो अननेसेसरीली मूव हो रहे हैं, या फिर फ्रेंड्स आपके जो रॉ मटेरियल है या WIP या फिनिश गुड्स है, आपके प्रोडक्ट है, वो अननेसेसरीली एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मूव हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट एक्सेट्रा ज्यादा लग रहा है. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी आर गोइंग टू लर्न दिस थ्योरी, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी, दैट इज अ सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वन पीस फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम. यानी पहले बैच में मैन्युफैक्चर होता था, अभी बैच में मैन्युफैक्चर नहीं होना है, एक प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट मैन्युफैक्चर करना है. रिमेंबर क्या बोला मैंने, एक प्रोडक्ट जो है वो आपको पूरा कंप्लीट मैन्युफैक्चर करना है. दिस इज कॉल्ड एज अ वन पीस फ्लो. ठीक है, ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम. नाउ फ्रेंड्स, व्हाट आर द गोल्स? पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं. व्हाट आर द गोल्स ऑफ सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग? सबसे पहला गोल है भाई टू मूव, ठीक है, एज क्विकली एज पॉसिबल. अच्छा, मूवमेंट क्या है? रॉ मटेरियल का मूवमेंट, वर्कर लोगों का मूवमेंट इजी होना चाहिए, फ्री होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी ऑब्स्टेकल. तो आपके जो फैक्ट्री का लेआउट है वो अच्छी तरीके से आप डिराइव कर दीजिएगा, डिजाइन कर दीजिएगा, सो दैट मटेरियल का मूवमेंट और वर्कर का मूवमेंट क्विकली हो जाए, ऑब्स्टेकल ना रहे. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इसमें बोला गया कि फ्रेंड्स, यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर, इट विल हेल्प यू टू मैन्युफैक्चर वैरायटी ऑफ द सिमिलर प्रोडक्ट. ठीक है, वाइड वैरायटी आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो सिमिलर प्रोडक्ट का, अगर आपने ये सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग अप्लाई किया तो. कैसे, वो हम लोग आगे डिस्कस करने ही वाले. नेक्स्ट वन और थर्ड एंड इंपॉर्टेंट सर जी, वेस्टेज कम होना चाहिए. ठीक है, मेकिंग अ लिटिल वेस्ट एज पॉसिबल. तो याद रखना फ्रेंड्स, सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग के 3 गोल है. कौन सा है? मटेरियल का, इक्विपमेंट का मूवमेंट क्विकली होना चाहिए, टू मूव एज क्विकली एज पॉसिबल. सेकेंड, वाइड वैरायटी ऑफ द गुड्स आप कंटिन्यूअसली मैन्युफैक्चर कर सकते हो. एंड वेस्टेज आपको कम करना है. अब किसका वेस्टेज वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जैसे कि टाइम का वेस्टेज, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट का वेस्टेज, सुपरविजन की कॉस्ट का वेस्टेज. ये सारे जो वेस्टेज है वो हमें कम करना है, कम से कम वेस्टेज में वर्किंग करना है. तो ये 3 हमारे गोल्स था सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग का. ठीक है, अब ये सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग कैसे वर्कआउट होता है, तो इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी जस्ट इन टाइम में एक कंसेप्ट देखा था, सेल. इफ यू रिमेंबर, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था डेडिकेटेड सेल का कंसेप्ट मैंने. इफ यू रिमेंबर, कैनबन कार्ड और डेडिकेटेड सेल मैंने आपको एक साथ डिस्कस किया था. जैसे इम्बैलेंस मशीन है, वो कैसे आपको इलिमिनेट करना है, वो हमने डिस्कस किया था डेडिकेटेड सेल. ओके, अब ये डेडिकेटेड सेल एक्सेट्रा या सेल का कंसेप्ट क्या है वो हम लोग देख लेते हैं. फ्रेंड्स, हियर योर प्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेल्स. आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा, ये एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में लिखना है. ठीक है friends, here you are going to distribute your production in various cells. ठीक है, now what is a cell? Cell comprises of one or more machinery. Cell comprises of one or more machinery which accomplish or which complete one of the part or one of the process of entire product. ठीक है, सेल क्या है? सेल है आपका फ्रेंड्स की, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन, इट इज असेंबली ऑफ मशीन, जहां पे जैसे ही प्रोडक्ट सेल से पास होता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग वो कंप्लीट करके देता है. ठीक है,
तो यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्शन इन दिस लिटिल सेल्स, छोटे छोटे सेल में आपको आपका प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेल कंप्राइजेस ऑफ वेरियस मशीन्स विच अकम्प्लिश सर्टन टास्क, थोड़ा बहुत कुछ टास्क वो कंप्लीट करने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही आपका रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी या फिनिश गुड्स एक एक सेल से आगे मूव करते जाता है, तो वो थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होते जाता है, ट्रांसफॉर्म होते जाता है, ठीक है। नाउ दिस सेल इज डिवाइडेड इनटू दिस सेल इज डिराइव इन अ यू शेप। अच्छा, याद रखना सर जी, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में ये जो शेप करेंगे, ये जो सेल हम लोग अरेंज करेंगे वो यू शेप में अरेंज करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल मैंने दिया है, सपोज आप रेडीमेड शर्ट या रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है, पैंट्स एक्सेट्रा आप मैन्युफैक्चर करने का आपका फैक्ट्री है। जनरली आप सपोज 3 प्रोसेस करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है रॉ कॉटन से कॉटन फैब्रिक बनाया। दूसरा प्रोसेस है वो कॉटन फैब्रिक को हमने कलरिंग और कटिंग किया, कटिंग एंड कलरिंग किया, ठीक है। इसके बाद पहले कलर करेंगे ऑब्वियसली, उसके बाद कटिंग वगैरह करेंगे, उसके बाद स्टिचिंग वगैरह ऑपरेशन, रेडीमेड शर्ट आपने मैन्युफैक्चर कर दिया, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बोला, सेल क्या है? सेल यानी इट इज कंप्राइजेस ऑफ मशीनरी विच अकम्प्लिश वन ऑफ द टास्क, ठीक है। तो ये देखो, मैंने आपका ये जो प्रोडक्शन है वो 3 सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहला सेल क्या कर रहा है? कॉटन फैब्रिक मैन्युफैक्चर कर रहे हैं रॉ कॉटन से, ठीक है। तो यहां पे कॉटन फैब्रिक बनाने के कुछ मशीन्स आप एम्प्लॉय करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एक बार कॉटन फैब्रिक बन गया, उसके बाद आगे कलरिंग के लिए जाएगा और कटिंग के लिए जाएगा। तो यहां पे काफी सारे इक्विपमेंट रहेंगे फ्रेंड्स, कटिंग और कलरिंग के इक्विपमेंट रहेंगे। इसके बाद इमीडिएटली जब वो कलर और कट वगैरह होके जाता है, तो आगे रेडीमेड शर्ट वगैरह मैन्युफैक्चर होता है, तो सिलाई मशीन एक्सेट्रा वो रेडीमेड शर्ट मैन्युफैक्चर के वो जो डिपार्टमेंट है उसमें रहेगा। तो सेल, ये कंसेप्ट आपको समझ गया, ठीक है। सेल क्या करता है? इट कंप्राइजेस ऑफ वेरियस मशीन, और एक बार आपका प्रोडक्ट ये सेल से पास होता है तो वो कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन करके जाता है, या फिर प्रोडक्शन का कुछ पार्ट उसका कंप्लीट हो जाता है। नाउ आगे मैंने आपको बोला कि ये जो अरेंज करना है सेल, ये यू शेप में आपको अरेंज करना है। क्यों यू शेप में अरेंज करना है फ्रेंड्स? आपका सुपरविजन का कॉस्ट बच जाए और सुपरविजन के लिए लेस टाइम लगे, लेस वर्कर लगे। फ्रेंड्स, जो भी उस सुपरवाइजर है वो एग्जैक्टली सेंटर में खड़ा रहेगा। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको दे दिया है, वो सेंटर में खड़ा रहेगा और ही कैन सुपरवाइज ईच डिपार्टमेंट एंड ईच सेल। तो आपका जो सुपरविजन का कॉस्ट है वो कम होने वाला है। तो आई होप ये जो सेल का कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया। नाउ फ्रेंड्स, आगे डिस्कस करते हैं। मैं ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ योर स्टडी मटेरियल कवर कर रहा हूं सर, ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। अब अगला पॉइंट है वन पीस फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस एग्जाम में आना चाहिए। दिस वन पीस फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड एज द अल्टीमेट लीन सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्टीमेट लीन सिस्टम और लीन प्रोडक्शन। ये अल्टीमेट लीन प्रोडक्शन है। ओके, अब अल्टीमेट लीन प्रोडक्शन क्या है? अच्छा, लीन में अगर आपको याद आ रहा है तो लॉसेस वगैरह कम करना था, क्वालिटी वगैरह आपको इंप्रोवाइज करना है। तो ये लीन सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव है वो हेल्प करेगा सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, ठीक है। नाउ सबसे पहला पॉइंट यहां पे बोला गया कि इट रिड्यूसेस द एक्स्ट्रा स्टेप्स, ठीक है। आपने सेल वगैरह क्रिएट किया, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के आपने सेल्स वगैरह क्रिएट किया और आपने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा प्रोसेस आपका अननेसेसरीली है, नॉन वैल्यू एडेड है, तो यू आर गोइंग टू रिड्यूस दैट। तो एक्स्ट्रा स्टेप जो रहता है प्रोडक्शन का वो आपने रिमूव कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, तीसरे डिपार्टमेंट में आपका रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड पास ऑन होता था, तो अननेसेसरीली वो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम कैरी करने का खर्चा वगैरह एक्स्ट्रा लगता था, तो वो अननेसेसरीली स्टेप हमने निकाल दिया। ऐसे सेल अरेंज किए कि मूवमेंट ईजी हो जाए। पहला ऑब्जेक्टिव था कि मूव क्विकली एज पॉसिबल, कम से कम मूवमेंट होना चाहिए और क्विक मूवमेंट होना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन आएगा कि वन पीस फ्लो में क्या होने वाला है, एक्स्ट्रा स्टेप जो है वो प्रोडक्शन के वो हम लोग कम करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन्होंने सेकंड पॉइंट बोला कि यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इनटू द सिस्टम, ठीक है। यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इनटू द सिस्टम। जो सेल है या फिर जो आपका सिस्टम है, प्रोडक्शन फ्लो है, उसमें जो प्रॉब्लम है वो आप आइडेंटिफाई करेंगे और वो आइडेंटिफाई करने के बाद इमीडिएटली उसका सोल्यूशन लाएंगे। और कौन सॉल्यूशन लाएगा? जो एम्प्लॉई है वही उसका सॉल्यूशन लाएगा, क्योंकि एम्प्लॉई डायरेक्ट अभी सेल के लिए वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े प्रोडक्शन प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, वो सेल के वक्त भी डिस्कस किया था। पहले ट्रेडिशनली क्या होता था, बड़े बड़े मशीन लगते थे और एक वर्कर एक ही मशीन पे पूरा फोकस करता था, ठीक है। अब वो सेल में क्या हो रहा है, आप छोटे छोटे मशीन से एम्प्लॉय करेंगे, तो यहां पे जो प्रॉब्लम है वो कौन सॉल्व करेगा? वो जो सेल में वर्कर एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं वो इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कॉस्ट रिड्यूस करेगा और क्वालिटी इंप्रूव करेगा। तीसरा पॉइंट है, ये कॉस्ट कम करेगा और क्वालिटी इंप्रूवाइज करेगा।
ठीक है। नाउ कैसे कॉस्ट कम करेगा? तो ये मिनिमाइज करता है, इन्वेंट्री का मिनिमाइज करेगा, स्पेस की रिक्वायरमेंट कम से कम करेगा। ठीक है, आपके जो फैक्ट्री का स्पेस लगने वाला है वो स्पेस की रिक्वायरमेंट कम करेंगे, क्योंकि आप रीअरेंज कर रहे हो और इन अ बेस्ट मैनर आप रीअरेंज कर रहे हो। ये लीड टाइम कम कर रहा है। आई रिपीट, ये क्या कम कर रहा है? लीड टाइम कम कर रहा है। लीड टाइम यानी मैन्युफैक्चर के लिए जो टाइम लग रहा है वो ये टाइम कम कर रहा है, अननेसेसरली स्टेप्स कम कर रहा है, फ्लो प्रॉपरली वो मैनेज कर रहा है, एक्सेट्रा। तो इसलिए इसको बोला गया द अल्टीमेट लीन प्रोडक्शन। ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या बोला है? अल्टीमेट लीन प्रोडक्शन। क्यों अल्टीमेट लीन प्रोडक्शन है? तो सबसे पहला है अननेसेसरली स्टेप इसने कम कर दिया, जो डिफेक्ट आ रहा था, जो प्रॉब्लम था सिस्टम में, वो एम्प्लॉय लोग ही वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। और तीसरा, क्वालिटी बढ़ा रहा है, इफिशियंसी बढ़ा रहा है, इफेक्टिवनेस बढ़ा रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, और साथ में वो कॉस्ट भी कम कर रहा है। किसकी? इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट कम कर रहा है, और स्पेस की रिक्वायरमेंट कम कर रहा है, या लीड टाइम वो कम कर रहा है, एक्सेट्रा। तो इसको इसलिए बोला गया कि अल्टीमेट लीन प्रोडक्शन है। याद रहेंगे ये 3 पॉइंट। क्या बोला मैंने? 3 पॉइंट। एक्स्ट्रा कॉस्ट कम कर दिया, एम्प्लॉय ही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और तीसरा पॉइंट है इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, क्वालिटी वगैरह इंप्रूव हो रहा है, और टाइम, कॉस्ट एंड स्पेस की रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा कम हो रही। दिमाग में आई होप ये पॉइंट फिट हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। अब इसका इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस। ये लीन सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट करें? ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, या फिर केस स्टडी अगर आता है तो आपको ये जो मैं रेफरेंस दे रहा हूं ये आपको वर्कआउट करना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि यू विल हैव टू क्रिएट अ ग्रुप। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, यू विल हैव टू फर्स्ट क्रिएट अ ग्रुप। अब ग्रुप किस करेगा? सिमिलर गुड्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वो एक ग्रुप में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे रेडीमेड शर्ट, रेडीमेड पैंट, ये आपका एक ग्रुप हो गया। ठीक है, दूसरा ग्रुप हो गया आप बेडशीट, पिलो कवर एक्सेट्रा वो मैन्युफैक्चर करें, उसके लिए अलग से थोड़ा सा प्रोसेसिंग वगैरह लगेगा। ठीक है, आप सपोज कार के जो सीट है, सीट कवर, सोफा कवर वगैरह मैन्युफैक्चर करें, वो एक अगला ग्रुप हो जाएगा। तो नाउ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट इनटू द ग्रुप। अब ग्रुप क्या है? ग्रुप यानी सिमिलर प्रोडक्ट का ग्रुप हो सकता है, या फिर प्रोडक्ट को सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप एक ग्रुप में वर्कआउट करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, शर्ट और पैंट, ठीक है, आप वही स्टिचिंग, कटिंग वगैरह वही ऑपरेशन करने वाले हो, तो वो आप एक ग्रुप के अंदर डाल सकते हो जिसमें सेम प्रोसेस आप वर्कआउट कर रहे हो। ठीक है, ये ग्रुप को हम लोगों ने नाम दिया है, इट इज कॉल्ड एज अ फैमिली। ये ग्रुप को हमने क्या नाम दिया बॉस? ये ग्रुप को हमने नाम दिया है फैमिली। तो आपने प्रोडक्ट का ग्रुप किया, उसको एक फैमिली डिनोट किया, उसको एक फैमिली नाम दिया। ठीक है, नाउ ये फैमिली क्या है? ठीक है, गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका एक आपने गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका ग्रुपिंग किया, वो ग्रुपिंग को हमने नाम दे दिया फैमिली। नाउ यू आर गोइंग टू एनालाइज ईच फैमिली इन डिटेल। प्रोडक्शन प्रोसेस जो आप कर रहे हो हर एक फैमिली का, वो आपको डिटेल में एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आई रिपीट, ये जो आपने फैमिली ग्रुपिंग वगैरह किया है, तो मैन्युफैक्चर करने के लिए आप कौन सा स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हो, तो ये आपको अच्छे से वर्कआउट करना है, क्योंकि पॉइंट इज दैट यू नीड टू क्रिएट अ सेल। ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या क्रिएट करना है? सेल। थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था। तो ये सपोज एक ग्रुपिंग मैंने कर दिया, रेडीमेड शर्ट या रेडीमेड पैंट मैन्युफैक्चर करने के लिए एक ग्रुप मैंने किया, एक फैमिली किया। वो फैमिली करने के बाद मैंने ये चेक किया कि गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन से स्टेप्स परफॉर्म होते हैं, कौन से प्रोसेस से ये वर्कआउट होता है, क्योंकि मुझे अब सेल क्रिएट करना है। तो मुझे ऐसा पता चला, ये रेडीमेड शर्ट और पैंट मैन्युफैक्चर करते वक्त सबसे पहला पार्ट था मेरा रेडीमेड, जो आपका कॉटन है वो फैब्रिक मैन्युफैक्चर किया, कटिंग कलरिंग किया, और उसके बाद स्टिचिंग। तो मैंने क्या क्रिएट किया? सेल। तो पहला स्टेप क्या था? सिमिलर गुड्स था, उसकी फैमिली क्रिएट की। वो फैमिली क्रिएट करने के बाद सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया? हर एक फैमिली का प्रोडक्शन का प्रोसेस आइडेंटिफाई किया, क्योंकि मुझे अब सेल क्रिएट करना है। अगे ना फ्रेंड्स, यहां पे मैं कुछ डिसीजंस लेना है मुझे। ये जो फैमिली का मैं ऑब्जर्वेशन करो, यहां पे मुझे कुछ डिसीजन लेना है। और डिसीजन क्या है कि मैंने अच्छे से दिया है मल्टीपल प्लांट लोकेशन। मल्टीपल प्लांट लोकेशन यानी एक ही जगह पे बड़ा प्लांट होएगा, या फिर आप छोटे छोटे प्लांट हर एक जगह पे लगाएंगे। जियोग्राफिकली हर एक एरिया के लिए आप अलग से करेंगे। सपोज महाराष्ट्र के लिए प्लांट अलग, गुजरात के लिए प्लांट अलग, राजस्थान के लिए प्लांट अलग, ऐसा आप करने वाले हो, तो ये भी आपको वर्कआउट करना है। तो ऐसे कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे यहां पे। ठीक है, नाउ मल्टी मार्केट अलोकेशन विद द प्रोडक्शन प्लानिंग। ठीक है, तो प्रोडक्ट का मिक्स क्या रहेगा, ये सारे जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है दैट यू विल हैव टू टेक इन पॉइंट नंबर 2। तो फ्रेंड्स, हमने क्या स्टेप्स परफॉर्म किए, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहला था हम लोगों ने ग्रुप क्रिएट किया, और वो ग्रुप को हमने एक नाम दिया, दैट इज फैमिली।
हर एक फैमिली का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो हमने ऑब्जर्व किया, कौन से स्टेप्स आप परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट वी कैन क्रिएट अ सेल। यहां पे हम लोगों ने कुछ स्ट्रेटेजिकली डिसीजन भी लेना है कि मल्टी लोकेशन होना चाहिए, सिंगल लोकेशन होना चाहिए, बड़ा प्लांट होना चाहिए, छोटा प्लांट होना चाहिए, एक्सेट्रा, प्रोडक्ट का मिक्स क्या होना चाहिए, एक्सेट्रा। दैट स्ट्रेटेजिक डिसीजन वी हैव टेकन, विल हैव टू टेक। नेक्स्ट वन, इसके बाद अगला स्टेप है, थर्ड पॉइंट में बोला है कि फ्रेंड्स एक बार आपने ये फैमिली का वगैरह सब कुछ वर्कआउट कर लिया, ठीक है, अब आपको कुछ फैक्टर का मिनिमाइजेशन करना है, ठीक है, आपको कुछ फैक्टर का मिनिमाइजेशन करना है। अच्छा, अब मिनिमाइजेशन किसका करना है? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का। फिर मिनिमाइज क्या करना है? इंटरसेल एंड इंट्रासेल। ओके, इंटरसेल एंड इंट्रासेल, एक सेल के बीच में गुड्स कैसे ट्रांसपोर्ट करे या एक सेल से दूसरे सेल में गुड्स कैसे ट्रांसपोर्ट करे, ये कम से कम होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन, सो दैट आप आपकी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन। चलो यहां से इनपुट आता है, यहां से आउटपुट आ गया, अब ये आउटपुट अगर आपको सप्लाई चेन एनालिसिस याद आ रहा है, एक बार मैन्युफैक्चर हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा और कस्टमर के पास जाएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन आपको जो है वो मिनिमाइज करना है, यानी कम से कम ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद आपको कुछ एग्जांपल दिए कि फिक्स कॉस्ट आपकी कम होनी चाहिए, मशीन का जो है मशीन का कॉस्ट, प्लान का कॉस्ट वो हमने कम करना चाहिए, और लेबर का जो है वो हमारा एक्सपेंसेस वो हमारा कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉस्ट रिडक्शन के पीछे आप जाएंगे। तो 3 स्टेप में हमने सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग का या वन पीस फ्लो का हमने आइडेंटिफाई किया। सबसे पहला स्टेप है फैमिली क्रिएट किया, सेकंड स्टेप है फैमिली का प्रोडक्शन प्रोसेस आइडेंटिफाई किया, कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए जो लॉन्ग टर्म अप्लाई होगा। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हम लोगों ने मिनिमाइज करने की सोची, कॉस्ट मिनिमाइज किया, जैसे कि आपका लीड टाइम कम होना चाहिए। उसके बाद कॉस्ट था आपका ट्रांसपोर्टेशन, इंटरसेल का ट्रांसपोर्टेशन, इंट्रासेल का ट्रांसपोर्टेशन कम होना चाहिए। इसके बाद मटेरियल का हैंडलिंग कम होना चाहिए, एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, फिक्स कॉस्ट आपका मैन्युफैक्चरिंग का कम होना चाहिए। तो इस पे हम लोगों ने फोकस किया। ओके, तो ये स्टेप्स आपने वर्कआउट किए इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस में। नाउ जैसे हमने सेकंड स्टेप में डिस्कस किया कि आपको वो फैमिली का प्रोडक्शन प्रोसेस आइडेंटिफाई करके सेल वगैरह डिसाइड करने पड़ेंगे, डिटरमाइन करना पड़ेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम है थोड़ा, डिफिकल्टी इन क्रिएटिंग फ्लो और डिफिकल्टी इन क्रिएटिंग सेल, कुछ कुछ डिफिकल्टी आएगा। फ्रेंड डिफिकल्टी क्या आएगा? ये फ्लो क्रिएट करने के लिए, ये फ्लो यानी एक बार आप डिसाइड कर लिया कि कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है, उसके लिए क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वर्कआउट करना है, ठीक है, फिर आपने ये सेल वगैरह वर्कआउट कर लिया। अब ये फ्लो क्रिएट करते वक्त, सेल क्रिएट करते वक्त बहुत सारी डिफिकल्टी आने वाले, जैसे कि एक्सेप्शनल एलिमेंट सबसे पहला पॉइंट है आपका। एक्सेप्शनल एलिमेंट, एक बार आपने सेल डिराइव कर लिया कि हाँ मुझे रेडीमेड शर्ट और रेडीमेड पैंट मैन्युफैक्चर करना है। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक अच्छा एग्जांपल दे दूंगा आपको। कॉटन का रेडीमेड शर्ट और रेडीमेड पैंट मैन्युफैक्चर करना है और आपने अकॉर्डिंगली ये सेल जो है वो आपने डिराइव कर लिया, ठीक है, अब वो आपने अच्छे से अरेंज कर लिया। लेकिन सपोज एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं, अब कोविड-19 की वजह से, ठीक है, वो जो डॉक्टर लोग और जो नर्सेस या फिर स्टाफ है वो पूरा जो उनका यूनिफॉर्म हम लोग बोल सकते हैं उसको, या फिर किट जो है, ठीक है, प्लास्टिक का वो पूरा पीपी किट, ऐसा कुछ तो भी उसका नाम है। अब आपने सोचा अरे अब मार्केट में डिमांड पीपी किट का बहुत ज्यादा है, ये रेडीमेड शर्ट और रेडीमेड पैंट से ज्यादा ये पीपी किट का डिमांड है। अब ये एक्सेप्शनल एलिमेंट आ गया, ये तो कॉटन का नहीं है, ये तो प्लास्टिक का है। तो ऑब्वियसली आपको ये जो सेल है इसमें एक एक्सेप्शनल एलिमेंट आ गया, आपको थोड़ा रीशफल करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये कॉटन फैब्रिक, उसका कोई लेना देना नहीं है, कटिंग करना पड़ेगा, कलरिंग का कोई संबंध ही नहीं इसमें। जैसे वो प्लास्टिक आएगा डायरेक्टली उसको कट करके स्टिचिंग करना है, तो आपका ये जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा अगर एक्सेप्शनल एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। आई होप ये एग्जांपल एकदम अच्छे से समझ गया। नेक्स्ट वन, मशीन का डिस्टेंस कितना रखेंगे? मशीन का डिस्टेंस, अब सेल के अंदर काफी सारे मशीन है, उसके अंदर डिस्टेंस कितना रखेंगे वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर फ्लो क्रिएट करते हुए डिफिकल्टी आएगा अगर कोई बॉटलनेक मशीनरी है, बॉटलनेक एक्टिविटी है। अच्छा, बॉटलनेक हमने डिस्कस किया था टॉपिक नंबर 2 के वक्त कि सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट वहां पे है और अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है। तो अगर बॉटलनेक मशीन आता है तो वो कैसे मैनेज करे, यहां पे प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट वन, मशीन की लोकेशन क्या रहेगी, मशीन की रीलोकेशन क्या रहेगी।
ये आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट पार्ट का रूटीन, राउटिंग, नॉट रूटीन, राउटिंग, मतलब इनपुट कहां से आएगा, आउटपुट कहां से जाएगा, एक प्रोसेस का आउटपुट इनपुट कहां से जाएगा, एक सेल में इनपुट कहां से आएगा, एक सेल का आउटपुट कहां से जाएगा, ये थोड़ा डिसाइड स्टार्टिंग में करते वक्त डिफिकल्टी जाएगा। नेक्स्ट वन, देन सेल लोड वेरिएशन, अगला पॉइंट इन्होंने दिया रहेगा सेल लोड वेरिएशन। अच्छा, सेल लोड वेरिएशन क्या है? से फॉर एग्जांपल कॉटन फैब्रिक मैन्युफैक्चर करने का स्पीड कम है, ठीक है, कटिंग और कलरिंग का स्पीड बहुत ज्यादा है, और वापिस रेडीमेड शर्ट का स्टिचिंग वगैरह करने का स्पीड कम है, तो एक सेल और दूसरे सेल का अगर स्पीड मिसमैच है तो वर्किंग प्रोग्रेस जनरेट हो सकता है, तो वो कैसे मैनेज करेंगे, यहां पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला कि इंटर सेल और इंट्रा सेल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, एक सेल के से दूसरे सेल और विद इन द सेल वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन करना है, कौन से वर्कर्स वगैरह अप्लाई करना है, या ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्टेशन करना है, जैसे कि ऑटोमेटिक बेल्ट वगैरह जाता है तो उससे ट्रांसपोर्टेशन करना, ये थोड़ा डिसाइड करना डिफिकल्ट जाएगा। नेक्स्ट वन, सेल रिकॉन्फिगरेशन, जैसे मैंने आपको बोला अगर कोई एक्सेप्शनल एलिमेंट आ जाता है, या फिर देखो एक डायनामिक पार्ट, मैंने एक और एग्जांपल आ गया डायनामिक पार्ट, तो आपको ये जो सेल है वो थोड़ा सा रीशफल करना पड़ेगा, आपको रिकॉन्फिगरेशन करना पड़ेगा, तो इसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। एंड नेक्स्ट वन, ऑपरेशन टाइम एंड कंप्लीशन टाइम, ठीक है, तो ये चलो ठीक है, ये लास्ट पॉइंट इतना कुछ रिलेवेंट नहीं था, बाकी सारे पॉइंट मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक्सेप्शनल एलिमेंट आ गया तो प्रॉब्लम होएगा, मशीन का डिस्टेंस क्या होएगा, मशीन की लोकेशन क्या रहेगी, मशीन का रीलोकेशन अगर करना है, इसके बाद अगर कोई डायनेमिक पार्ट आ जाता है तो सेल रिकॉन्फिगरेशन करना पड़ेगा, विद इन सेल कैसे ट्रांसफर करूं, ठीक है, विद इन सेल और एक सेल से दूसरे सेल में कैसे ट्रांसफर करूं, इंट्रा सेल एक्स्ट्रा और इंटर सेल ट्रांसपोर्टेशन कैसे करूं, अगर मशीन है और उसमें बॉटलनेक्स है तो वो कैसे मैनेज किया जाएगा, अगर सेल आपने क्रिएट किया है, सेल के स्पीड कम ज्यादा है तो वो दिक्कत लेके आता है, फ्लो क्रिएट करने में, सेल क्रिएट करने में वो थोड़ा दिक्कत लेके आएगा, ठीक है। आई होप बहुत अच्छी तरीके से ये पॉइंट आपको समझा है। नेक्स्ट वन, अगला कंसेप्ट इन्होंने दिया है बॉस कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ओके ऑफ दिस सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहला जो बेनिफिट है, ये कॉस्ट कम करेगा, ये क्वालिटी इंप्रूवाइज कर रहा है, कॉस्ट कम कर रहा है। अच्छा, कॉस्ट किसकी कम कर रहा है और कैसे कम कर रहा है ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। इन्वेंट्री अभी नहीं रहेगा क्योंकि वन पीस फ्लो है, वन प्रोडक्ट कंटिन्यूसली मैन्युफैक्चर हो रहा है। अगर आप बैच में मैन्युफैक्चर करते हो तो जब तक पूरा बैच कंप्लीट नहीं होता है तो इन्वेंट्री WIP आपका पाइलअप होते जाता है, ठीक है, क्योंकि सामने वाला भी इमीडिएटली पूरा लॉट एक साथ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है, फिर वो एक एक करके मैन्युफैक्चर करेगा, तो वर्क इन प्रोग्रेस रहता है। नॉट ओनली जो फीड करता है और जो रिसीव करता है, सब जगह पे ये वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक रहेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, आपकी जो इन्वेंट्री है वो कम हो रहा है, फ्लो टाइम कम हो रहा है। नेक्स्ट इन्होंने एग्जांपल दिया, फ्लो टाइम कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने सेल बहुत अच्छी तरीके से रीअरेंज कर दिया है, तो फ्लो के लिए जो टाइम है, डिस्टेंस है, स्पेस की रिक्वायरमेंट है, इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है, मटेरियल हैंडलिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, ये सारा, और उसके बाद स्क्रैप और रीवर्क ये भी कम हो रहा है। कैसे आगे दिया गया है, स्क्रैप और रीवर्क ये कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन हो रहा है आपका जो डिफेक्टिव है उसका। ओके, वर्कर लोग ही हमने देखा था, देखो वर्कर लोग ही आइडेंटिफाई कर लेता है अगर कोई प्रॉब्लम आता है मैन्युफैक्चर करते वक्त। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, कॉस्ट कम हो रही है, टाइम कम लग रहा है, लीड टाइम आपका कम हो रहा है, इन्वेंट्री कम हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कम हो रहा है, एक्सेट्रा। तो ये सारे कॉस्ट का आपका मिनिमाइजेशन हो गया। नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल मेथड में बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स रहता था, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स रहते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया है, बड़े डिपार्टमेंट बड़े मशीन की जगह पे छोटे छोटे सेल्स क्रिएट कर दिए, और ये सेल मैनेज करने के लिए बहुत इजी है। तो उसमें जो वर्कर है वही वो मैनेज करे, तो फ्रेंड्स इट विल बी बेटर ना, ठीक है, कि उधर का जो वर्कर लोग है, ठीक है, वो वर्कर लोग ही वो सेल मैनेज कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम एक्सेट्रा वो देखो क्या बोला है, मोर ओवर सेल लीड टू सिंप्लीफाइड हायर। ओके, ठीक है, मैंने पहले तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लिया, ठीक है, मैंने तीसरा पॉइंट आपको बता दिया कि वर्कर लोगों को आपने बड़े बड़े सेल की जगह पे छोटे छोटे सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और क्वालिटी इंप्रोवाइजेशन होएगा, क्योंकि सेल के जो वर्कर है वही जो प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई करेंगे और इमीडिएटली वो क्लियर भी करेंगे। तो मैंने तीसरा पॉइंट पहले डिस्कस किया, अब तक दो पॉइंट ही डिस्कस किए। पहला पॉइंट था कि आपकी कॉस्ट कम हो रही है, वापस वो एग्जांपल नहीं रिपीट करता हूं, आपको अभी आ गया है।
सेकेंड पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया कि बड़े बड़े सेल की जगह पे अभी आप छोटे छोटे सेल वर्कआउट करें और मैनेजेबल हो रहा है वो सेल। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वर्कर लोग हैं वो जल्दी से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो रहा है, तो क्वालिटी आपका इंप्रोवाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और अब मैं सेकंड पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, यानी न्यूमेरिकली ये जो सीक्वेंस में सेकंड पॉइंट है वो डिस्कस करो। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा क्या था। प्लेन रीडिंग करेंगे तो ये समझने में बहुत ही डिफिकल्टी जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूं तो आपको ये सेकंड पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोलता है कि मोर ओवर सेल लीड टू सिंप्लीफाइड हायर वैलिडिटी कॉस्टिंग। बिल्कुल नहीं समझ में आता है, अब समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है ना फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग में क्या होता था, एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री में काफी सारे डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, कुछ सर्विस डिपार्टमेंट था। जो आपको ओवरहेड की कॉस्ट लगती थी वो हर एक डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। ठीक है, सपोज आपका डिपार्टमेंट 1 प्रोडक्शन है, डिपार्टमेंट 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट 3 फिर सर्विस डिपार्टमेंट है, जैसे कि कैंटीन है, एचआर डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो कुछ सर्विस डिपार्टमेंट है। तो जो पहले कॉस्ट लगता था वो स्कैटर्ड हो जाता था, वो सारे डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कॉस्ट लग रहे हैं। फिर आप एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग वगैरह फॉलो करके ओवरहेड का जो कॉस्ट है वो प्रोडक्ट को चार्ज करते थे, थोड़ा थोड़ा हर एक प्रोडक्ट को, जैसे जैसे वो सर्विस ले रहे वैसे वैसे चार्ज करते थे। यानी बहुत ही डिफिकल्ट जाता था। पहले तो ओवरहेड का कलेक्शन करो, क्लासिफिकेशन करो, अलोकेशन करो, अपोर्शनमेंट करो, रीअपोर्शनमेंट करो, ओवरहेड एब्सॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करो। तो फ्रेंड्स जो ओवरहेड है वो काफी सारे जो स्पेस है अलग अलग जगह पे आपको ओवरहेड लग रहे थे। फिर वो सारे ओवरहेड ऑल द प्रोडक्ट टुगेदर लगते थे। पहले से फैमिली थोड़ी क्रिएट किया था प्रोडक्ट का, सारे प्रोडक्ट का मिला के ओवरहेड कॉस्ट लगता था। फिर आप थोड़ा थोड़ा हर एक प्रोडक्ट के लिए चार्ज करते थे। अब टेंशन ही नहीं है। अब आपने क्या कर दिया, आपने अभी सेल क्रिएट कर दिया। अच्छा, सेल क्रिएट करने का फायदा क्या है, ये सेल या फिर ये जो फैमिली क्रिएट किया है इसमें जो कॉस्ट लगता है वो सारा की सारा कॉस्ट रेडीमेड शर्ट और रेडीमेड पैंट के लिए एप्लीकेबल है। फिर अब आपने कुछ और सेल क्रिएट किया, आपका जो बेडशीट और पिलो कवर मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसका जो सारा कॉस्ट है वो डायरेक्टली असर्टेन हो गया। यानी अब कॉस्ट कैलकुलेट करना और कॉस्ट प्रोडक्ट को चार्ज करना बहुत ही सिंपल हो गया है, क्योंकि अब जो सेल है उसमें लिमिटेड प्रोडक्ट ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इसलिए तो आपने वो फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट किया था। जबरदस्त है ये पॉइंट है गेस। चलिएगा, सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। पहले जो कॉस्ट होता था वो काफी सारे जगह पे कॉस्ट लगता था, फिर वो आपको कलेक्शन करके प्रोडक्ट को चार्ज करते थे। अब टेंशन ही नहीं है, कॉस्ट आपको पता है, कॉन्सेंट्रेशन हो गया कॉस्ट का, ये एरिया में इतना कॉस्ट लगेगा और ये रेडीमेड शर्ट और रेडीमेड पैंट के लिए एप्लीकेबल है, खत्म, उसको आप चार्ज करना है। 3 पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए, कॉस्ट कम कर दिया। ठीक है, फिर मैंने डिस्कस कर दिया कि भाई एम्प्लॉय जल्दी से क्वालिटी जो खराब हो रहा है वो आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है, सेल में अगर कहां पे कम परफॉर्मेंस है, अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है सेल का, तो वो इमीडिएटली वर्कर आइडेंटिफाई कर लेगा और वो करेक्टिव एक्शन इमीडिएटली ले लेगा। नेक्स्ट वन, पहले कॉस्ट अलग अलग एरिया में लगता था, फिर वो कलेक्शन करके प्रोडक्ट को चार्ज करना वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। अब कॉस्ट आपका कॉन्सेंट्रेट हो गया एक, या फिर वो आपके फैमिली में, या फिर वो सेल का जो आपका डायग्राम है उसमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हम लोग आते हैं 4th पॉइंट। फ्रेंड्स, इट इज बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉय। इन्होंने बोला है अगला पॉइंट, इट इज बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉय। अब बड़े बड़े, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, बड़े बड़े प्रोसेस छोटे छोटे प्रोसेसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, बड़े बड़े मशीन की जगह पे छोटे छोटे मशीन है। तो अब वर्कर जो है उसको मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है, वर्कर को सुपरवाइज करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद होके सब मैन्युफैक्चर कर लेगा। ठीक है, तो आपका जो मैनेजमेंट का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वर्कर विल बी मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेशन रहेगा, क्योंकि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल। तो सेल का जो अंडर परफॉर्मेंस एक्सेट्रा वही आइडेंटिफाई करेगा और वही मैनेज करेगा। तो आपका जो मैनेजमेंट का कॉस्ट है, आपका जो सुपरविजन का कॉस्ट है वो आपका कम होने वाला है। तो ऑब्वियसली ओवरहेड की कॉस्ट आपकी कम हो गई। आगे ध्यान में रखिएगा सर, मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में रेगुलर लेक्चर में जैसे बता रहा हूं वैसे ही बता रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी लोगों को ये इसमें दिक्कत जाता है, इसलिए मैंने बहुत ही डिटेल में बताया आपको। फ्रेंड्स, सबसे पहला आपका जो एडवांटेज है वो क्या है, चलो जल्दी जल्दी बताइएगा। सबसे पहला एडवांटेज मैंने आपको बोला था कि भाई आपकी कॉस्ट कम हो गई। दूसरा है कि भाई कॉस्ट कॉन्सेंट्रेट हो गई। ठीक है, पहले कॉस्ट बहुत सारी जगह पे लगती थी, वो
कैलकुलेट करके चार्ज करना था, अब एक ही जगह पे कॉस्ट आपकी लग रही, तो इजी हो गया कॉस्ट कैलकुलेशन करना। ठीक है, आप सिंप्लीफाइड वर्ड में एग्जाम में लिख सकते हो, कॉस्ट कैलकुलेशन इज वेरी इजी, ओवरहेड एलोकेशन टू द प्रोडक्ट इज वेरी इजी बिकॉज ऑफ द फैमिली और सेल कंसेप्ट। तीसरा पॉइंट था कि क्वालिटी प्रोडक्ट का बढ़ेगा। अब क्वालिटी क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वर्कर लोग इमीडिएटली आइडेंटिफाई करेंगे जो भी कुछ प्रॉब्लम से क्वालिटी खराब हो रहा है, वो आइडेंटिफाई करेंगे और इमीडिएटली एक्शन लेंगे, तो क्वालिटी इंप्रोवाइजेशन होने वाला है। नेक्स्ट वन, इट विल बी बेनिफिशियल टू द एम्प्लॉय, क्योंकि पहले बहुत बड़े बड़े मशीन हैंडल करना था, अब छोटे छोटे मशीन हैंडल करना है और मैनेजेबल साइज है। अभी उसको सेल का एक सेल है, उसका आपने उसको ओनरशिप दे दिया है, तो पूरा वही देखेगा। एंड अब उसको आपको सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड है। ओके, तो ये 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब अगला पॉइंट जो है लिमिटेशन का। लिमिटेशन इन्होंने आपके स्टडी मटेरियल में एक ही दिया है, लिमिटेशन इज फ्लेक्सिबल नहीं है ये मॉडल। एक बार आपने फ्लो क्रिएट कर लिया, एक बार आपने सारे मशीन सेट कर दिया, एक बार आपने सेल डिसाइड कर लिया, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर एक्सेप्शनल आइटम आता है, ठीक है, तो आपको ये फ्लो वापस से रिक्रिएट करना पड़ेगा एक्सेट्रा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, नई रिक्वायरमेंट आ जाती है या फिर डिमांड सप्लाई कम ज्यादा हो जाता है। इन सच सिचुएशन आपको ये रिकॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा एंड इट्स अ टीडियस टास्क। आप सोचिए ना, मशीन आपको वापस से रीशफल करना है, मशीन का लोकेशन चेंज करना है, तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो फ्रेंड्स, हियर वी कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस। आप आपका स्टडी मटेरियल चेक कर सकते हो, मैंने ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर लिया है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपने ऑलरेडी एसएम में कर दिया है इंटरमीडिएट में, 6 सिग्मा। ठीक है, 13 नंबर की क्वेश्चन पे आ रहे हैं, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। जी हाँ सर जी, 6 सिग्मा। फ्रेंड्स 6 सिग्मा पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये जो पहले का पैराग्राफ है वो आपको याद रखना पड़ेगा। और पहला पैराग्राफ क्या बोला है 6 सिग्मा के बारे में? 6 सिग्मा क्या है? इट इज एन क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक। जी हाँ, 6 सिग्मा इज अ क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इलिमिनेट द डिफेक्ट इन एनी एस्पेक्ट दैट अफेक्ट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये सेंटेंस आना ही चाहिए। 6 सिग्मा का कोई भी क्वेश्चन आता है, थियोरेटिकल या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, तो आपको ये कंक्लूजन या फिर नॉट कंक्लूजन, स्टार्टिंग में ये कंसेप्ट लिखना है। 6 सिग्मा क्या है? ये क्वालिटी इंप्रोवाइजेशन टेक्निक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लीन सिस्टम पढ़ रहे थे। लीन सिस्टम में क्या हो रहा था? क्वालिटी खराब हो रहा है, ये वेस्टेज है। 7 टाइप के वेस्टेज, उसमें क्वालिटी खराब हो रहा है, डिफेक्टिव बन रहा है, रिवर्क करने के लिए आ रहा है। ठीक है, ये आपका वेस्टेज है, तो ये वेस्टेज हमें कम करना है। वेस्टेज कम करने के लिए 6 सिग्मा टेक्निक है। वो क्या बोलता है? इट इज अ क्वालिटी इंप्रोवाइजेशन टेक्निक जिसका ऑब्जेक्टिव है वेस्टेज या फिर खराब क्वालिटी का डिफेक्टिव इलिमिनेट करना है, जिससे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन अफेक्ट होता है। वो सारे एंगल से आपको डिफेक्टिव कम करना है। ठीक है, अब ये काम क्या करता है? इट आइडेंटिफाई द डिफेक्ट इन टू द प्रोसेस। ठीक है, वो क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई कर रहा है डिफेक्ट कितना आ रहा है प्रोसेस में, फिर उसका सॉल्यूशन दे रहा है और वो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करके वी आर गोइंग टू अचीव द जीरो डिफेक्ट ओवर द पीरियड। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ आपने लिखना ही लिखना है। आई होप ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है। जी समझा क्या बोला मैंने? 6 सिग्मा क्या है? क्वालिटी इंप्रोवाइजेशन टेक्निक है। क्वालिटी इंप्रोवाइजेशन टेक्निक है। ठीक है, करता क्या है? वो आइडेंटिफाई करता है डिफेक्ट आपके प्रोसेसेस में, जिससे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन अफेक्ट होता है। वो डिफेक्ट आइडेंटिफाई करता है और डिफेक्ट का सॉल्यूशन लेके आता है। और अल्टीमेटली हमें कहां तक पहुंचना है? जीरो डिफेक्ट तक पहुंचना है। ठीक है, हमें कहां तक पहुंचना है? जीरो डिफेक्ट तक पहुंचना है। अब आगे इन्होंने एक सिंपल पॉइंट दिया कि भाई आपके प्राइमरी फोकस किस पे है। ठीक है, तो इसका फोकस किस पे? तो 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। फोकस इज अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, पहले लाइन में मैंने आपको बताया। ठीक है, क्वालिटी इंप्रूव करना है, क्वालिटी इंप्रोवाइजेशन टेक्निक दैट अफेक्ट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हमें बढ़ाना है। नेक्स्ट वन, सेकेंड पॉइंट इन्होंने बोला कि भाई फोकस किस पे? तो डिसीजन लेते वक्त डेटा ड्रिवन फैक्ट पे डिसीजन आपको लेना है। ठीक है, यानी ऐसे नहीं कि भाई बस मैंने टारगेट सेट कर दिया, वो टारगेट ही अचीव करूंगा, बाद में कुछ भी सर्कमस्टेंसेस रह जाए, ऐसा नहीं। अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज होता है, अगर आपका जो इनपुट वगैरह वो जो डेटा है वो चेंज होता है, तो आपने डिसीजन अकॉर्डिंगली चेंज करना है। फोकस किस पे? तो फोकस है आपका मैनेजमेंट पे, फोकस आपका इंप्रूवमेंट पे है। नेक्स्ट वन, आपके जो प्रोडक्शन के प्रोसेसेस है इस पे उसका फोकस है। नेक्स्ट वन, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला कि आगे आप प्रोएक्टिव रहिएगा। जी हमारे, आप क्या रहिएगा? प्रोएक्टिव रहिएगा, यानी
एडवांस में कुछ आप मेजर्स लीजिएगा। कोलैबोरेशन विद इन द बिजनेस, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन कर लीजिएगा, ठीक है भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, अच्छे से कम्युनिकेशन एक्सेट्रा होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इन्होंने दिया गोल फॉर परफेक्शन। जी हाँ मालिक, लास्ट पॉइंट इन्होंने दिया है गोल फॉर परफेक्शन। तो इसका इनका प्राइमरी फोकस है किस पे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे इनका फोकस है, इंप्रूवमेंट पे फोकस है, करंट बिजनेस प्रोसेसेस पे फोकस है, प्रोएक्टिव आपका मैनेजमेंट होना चाहिए इसके फोकस है, कोलैबोरेशन विद इन द बिजनेस फोकस होना चाहिए और परफेक्शन अचीव करने पे इसका फोकस है। अब फ्रेंड्स ये टेबल रट्टा नहीं मारा तो भी चलेगा, ठीक है, एक जस्ट रट्टा मत मारिएगा, आपको ऐसे कोई पूछेगा नहीं कि परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव वगैरह कितना एक्सेट्रा, ठीक है, लेकिन एक फर्स्ट और लास्ट लेवल थोड़ा आप याद रखिएगा। तो ये एक कंसेप्ट है जहां पे डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, डीपीएमओ, ये वर्ड याद रखना पड़ेगा एग्जाम में, डीपीएमओ, डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज, डीपीएमओ, यानी 1 मिलियन में कितना डिफेक्टिव मैन्युफैक्चर करते हो। अगर पहला एग्जांपल अगर मैं लेता हूं तो 69% अगर डिफेक्टिव है, ठीक है, और 31% ही अगर आपका गुड यूनिट है, तो आपका लॉस मेकिंग कंपनी है। यानी अगर 100 यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर किया तो ऑलमोस्ट 69 डिफेक्टिव आएगा, 31 आपका गुड यूनिट आएगा, तो आपका जो कंपनी है लॉस मेकिंग है। फिर डिफेक्टिव कम हो गया 31% का एंड 69% का आपका डिफेक्टिव हो गया सेकंड केस में, तो नॉन कॉम्पिटिटिव, इन्होंने यहां पे नाम दिया कि ये नॉन कॉम्पिटिटिव कंपनी है। नेक्स्ट फिर और डिफेक्टिव कम हो गया 6.7%, गुड यूनिट 93.3% हो गया, एवरेज इंडस्ट्री है, ठीक है। फिर उसके आगे 0.62, 0.23, तो कंपनी का एम क्या है, कंपनीज एम इज टू अचीव 6 सिग्मा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको 6 सिग्मा अचीव करना है तो भाई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। 6 सिग्मा अचीव करने के लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगा, जीरो डिफेक्ट लाने के लिए आपको कॉस्ट ज्यादा लगेगा, तो आपने कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए कि ऐसा ना हो जाए कि हम लोग ने जीरो डिफेक्ट ला रहे हैं, इससे हमारा जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे आपको जाना है, 1 सिग्मा से 2 सिग्मा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 सिग्मा जाना है। जैसे जैसे एक स्टेप आप ऊपर बेहतर होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जो डिफेक्टिव है कम होएगा, आपका जो कॉस्ट है कम होएगा, आप कॉम्पिटिटिव बनेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी आपका बढ़ते जाएगा, ठीक है। सो बेनिफिट आपके बढ़ते जाएंगे जब भी आप एक स्टेप से ऊपर शिफ्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आगे जैसे मैंने यहां पे देखो ये येलो पेन से ऊपर लिखा हुआ था कि इट मे नॉट बी पॉसिबल टू अचीव द परफेक्ट 6 सिग्मा बट रिलेवेंट बेनिफिट कैन बी अचीव, यानी मोर बेनिफिट कैन बी अचीव व्हेन यू राइज फ्रॉम 1 सिग्मा लेवल टू अनदर सिग्मा। एक सिग्मा लेवल से दूसरे सिग्मा लेवल पे जब आप शिफ्ट होते हैं तो बेनिफिट आपके बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो 6 सिग्मा अचीव करना डिफिकल्ट है, लेकिन ओवर द टाइम लॉन्ग टर्म में आप वो बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। अब एग्जाम के लिए 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो हमने ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल में किया हुआ है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला प्रिंसिपल है, ये 6 सिग्मा अचीव करने के लिए या 6 सिग्मा लाने के लिए हम लोगों को 2 एस्पेक्ट दिया गया है। सबसे पहला एस्पेक्ट है DMAIC, दूसरा DMADV, ठीक है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, केस स्टडी अगर आता है तो आपको इसका रेफरेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली बोलेंगे अप्लाई DMAIC, अप्लाई DMADV, या कभी कभी बोलेंगे भी नहीं DMAIC या DMADV, आपको दिमाग लगा के वर्कआउट करना है कि DMAIC लगेगा DMADV लगेगा, इसलिए ये बहुत अच्छे से डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ DMAIC ध्यान में रखिएगा, DMAIC में अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, वो आपको अगर इंप्रूव करना है तो DMAIC प्रिंसिपल है। एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वो अगर आपको इंप्रूव करना है तो DMAIC है। लेकिन अगर आपका नया प्रोसेस है, नया बिजनेस है, तो DMADV है, ठीक है। अब DMAIC यानी इन्होंने जो फर्स्ट वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, उसका इन्होंने वो शॉर्ट फॉर्म किया DMAIC। सबसे पहला बॉस बोलता है डिफाइन। अच्छा, डिफाइन क्या है? डिफाइन द प्रॉब्लम विद द कस्टमर, ठीक है। कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, प्रॉब्लम क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है और प्रोजेक्ट का गोल क्या है, ये सबसे पहले तो आपने डिफाइन किया। कस्टमर को क्वालिटी गुड्स नहीं आ रहा है, कस्टमर को टाइमली डिलीवरी नहीं आ रहा है, कस्टमर को एग्रीड प्राइस पे आप गुड्स सप्लाई नहीं करो, ये उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है DMAIC में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। ऑब्वियसली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए बिजनेस एग्जिस्टेंस में चाहिए, नया थोड़ी है, नए बिजनेस में प्रॉब्लम थोड़ी रहता है। ऑलरेडी जो आप बिजनेस रन करे उसमें प्रॉब्लम रहेगा, तो डिफाइन द प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन एम बोलता है मेजर द प्रोसेस। अगला एम बोलता है मेजर द प्रोसेस एंड आइडेंटिफाई और मेजर द करंट परफॉर्मेंस। आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका करंट परफॉर्मेंस क्या है वो आपने मेजर किया। इसके बाद आपने ए एनालिसिस,
आगे बोलता है ए फॉर एनालिसिस। अच्छा, ए फॉर एनालिसिस का मतलब क्या? आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ वेरिएशन और कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन या पुअर क्वालिटी। इसका रूट कॉज क्या था वो आपने एनालिसिस किया। देन आई इज फॉर इंप्रूवमेंट। ठीक है, अब इंप्रूवमेंट के लिए यानी जो ऊपर वेरिएशन आ रहे हैं या डिफेक्टिव आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, तो इंप्रूवमेंट के लिए आप कुछ प्रोसेस दो। ठीक है, आप सॉल्यूशन लेके आइएगा एंड फ्रेंड्स सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कीजिएगा। और लास्ट पॉइंट है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब भाई ये चेक करना है एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, और जो आपने प्रोसेस इंप्रोवाइजेशन लाया है वो आप अप्लाई कर रहे हो लॉन्ग टर्म में या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो ये था आपका DMAIC अप्रोच बॉस। I'll repeat, DMAIC में सबसे पहले क्या? डी, डिफाइन द प्रॉब्लम टू द कस्टमर। रिक्वायरमेंट क्या है कस्टमर की, वो हमने डिफाइन किया। M, मेजर किया। मेजर क्या है? करंट परफॉर्मेंस हमने मेजर किया। A, एनालिसिस। Q, रूट कॉज। रूट कॉज डिफेक्टिव क्यों आया, कस्टमर सेटिस्फाई क्यों नहीं है, इसका हमने रूट कॉज आइडेंटिफाई किया। इसके बाद हम लोगों को वर्कआउट करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, रूट कॉज, उसके बाद इंप्रूव करो, सॉल्यूशन लेके आओ, प्रोसेस ऑफ इंप्रोवाइजेशन आपको करना है। जिस सिस्टम में जिस प्रोसेस में आपका प्रॉब्लम था उसको इंप्रूव किया। एंड नेक्स्ट पॉइंट था आपका भाई कंट्रोल। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म में मेंटेन करके रखिएगा, ये जो सॉल्यूशन आप लेके आए उसको मेंटेन करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये तो आप जुगाड़ कर लेंगे, DMAIC, DMADV, वो शॉर्ट फॉर्म वगैरह यूज कर करके आप वो वर्कआउट करेंगे। लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछा स्पेसिफिक ये नहीं जाएगा कि DMAIC, DMADV, आपको ये आइडेंटिफाई करना है दोनों में से कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना है। ठीक है, तो DMAIC कब अप्लाई करना है? तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बोला प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्रोसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेसेस, ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ओनली वन सिंगल प्रोसेस इज टू बी अल्टर, पूरा आपको चेंज नहीं करना है, वन ऑफ द प्रोसेस यू नीड टू अल्टर। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगले 3 पॉइंट है कि कॉम्पिटिटर स्टेबल है, टेक्नोलॉजी चेंज ज्यादा नहीं हो रहा है, कस्टमर का बिहेवियर स्टेबल है। तो आप DMAIC अप्लाई करेंगे। आई रिपीट द स्टेप्स। DMAIC कब अप्लाई करना है? प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ऑनगोइंग प्रोसेस को आपको वर्कआउट करना है, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि ओनली वन ऑफ द प्रोसेस इज टू बी अल्टर्ड, कॉम्पिटिशन भाई स्टेबल है, टेक्नोलॉजी ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, स्टेबल है, कस्टमर का बिहेवियर स्टेबल है, देन यू आर गोइंग टू अप्लाई DMAIC। आई होप ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं DMADV। जी हाँ मालिक, DMADV तो अगर नया प्रोडक्ट है, नया प्रोसेस है और ड्रास्टिक आपको कुछ चेंज लेके आना है तो DMADV आपको अप्लाई करना है। नया प्रोसेस है, ठीक है, देखो मैंने येलो से मार्क किया है। दिस सिस्टम यूज टू डेवलप अ न्यू प्रोसेस और प्रोडक्ट, नया प्रोसेस या नया प्रोडक्ट है एट द 6 सिग्मा क्वालिटी लेवल। ठीक है, अब DMADV इसका जो फुल फॉर्म है वो हम लोग देखते हैं। डी अगेन डिफाइन। अच्छा, डिफाइन द प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अब तक तो आपका गुड्स आया ही नहीं, आपकी सर्विस आई नहीं, तो कस्टमर को प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। तो यहां पे डिफाइन क्या करना है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर के गोल यानी उसको हम लोगों को क्या डिलीवर करना है, प्रोजेक्ट का गोल क्या है, ये जो गुड्स मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, सर्विस रेंडर करने जा रहे हैं, इसके पीछे गोल क्या है, हमारा स्ट्रेटेजी क्या है, कस्टमर को क्या क्वालिटी देना है, क्या प्राइस पे देना है, वो हम लोगों ने सबसे पहले डिफाइन किया। इसके बाद एम में बोला कि भाई ये जो कस्टमर आपने आइडेंटिफाई किया उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है। ठीक है, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन क्या है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो आपने मेजर किया कि कस्टमर को क्या चाहिए। ए फॉर एनालिसिस। अच्छा, एनालिसिस द वेरियस प्रोसेसेस टू मीट द कस्टमर नीड, आइडेंटिफाई वेरियस प्रोसेसेस टू मीट द कस्टमर नीड्स, ये आपने सबसे पहले तो वर्कआउट किया, एनालाइज किया प्रोसेस। देन क्या क्या है, एनालाइज द प्रोसेस। देन डी, आपने प्रोसेसेस काफी सारे देखे जिससे ये कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सकता है। उसके बाद डिजाइन किया हमने प्रोसेस को कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के लिए, आपके जो डिलीवरेबल्स है वो होने के लिए। ठीक है, कस्टमर को जो जो आपने प्रॉमिस किया था वो वर्कआउट करने के लिए फिर आपने एक्चुअल में प्रोसेस डिजाइन किया। और एक बार आपने प्रोसेस डिजाइन कर दिया फिर आपने वेरीफाई किया कि ये जो डिजाइन किया आपने प्रोसेस, इससे कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकती है या नहीं हो सकती, ये आपको वर्कआउट करना है। तो ये था आपका पॉइंट फ्रेंड्स, DMADV। आगे रिपीट करता हूं, सबसे पहले डिफाइन द डिलीवरेबल टू द कस्टमर, डिफाइन द प्रोजेक्ट गोल। देन M फॉर मेजर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, मेजर द स्पेसिफिकेशन, यानी क्या क्या आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो आपने मेजर किया।
नेक्स्ट वन, ए फॉर एनालिसिस किया, एनालिसिस द वेरियस प्रोसेसेस दैट विल सेटिस्फाई द कस्टमर रिक्वायरमेंट। एनालिसिस करने के बाद सिलेक्शन करना पड़ेगा, कोई तो भी प्रोसेस आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा डिजाइन द प्रोसेस, एक्चुअल में प्रोसेस आपको डिजाइन करना है दैट विल मीट द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। और एक बार डिजाइन करने के बाद वेरीफाई करो कि ये जो प्रोसेस आप करने जा रहे हो इससे कस्टमर की रिक्वायरमेंट या फिर आपने जो प्रॉमिस किया ये वर्कआउट होता है या नहीं होता है। तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट था डीएमए आईसी के, एग्जैक्टली अपोजिट है डीएमए डीवी। यहां पे हमें देखना कि कौन से सिचुएशन हमें ये फॉलो करना चाहिए। अ प्रोडक्ट और प्रोसेस नॉट इन एग्जिस्टेंस, प्रोडक्ट और प्रोसेस इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, ये नया प्रोसेस है, नया है, वह प्रोसेस नया है या प्रोडक्ट नया है, तब हम लोगों को डीएमए डीवी। तो डीएमए आईसी में क्या था, डीएमए आईसी में प्रोडक्ट है या प्रोसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट था, डीएमए डीवी में नया प्रोडक्ट है, नया प्रोसेस है। नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, एग्जिस्टिंग प्रोसेस अगर रहेगा तो डीएमए आईसी, ठीक है, या फिर कोई और प्रोसेस आप अप्लाई करो, एग्जिस्टिंग है तो इंप्रोवाइजेशन करने के लिए। नेक्स्ट वन, प्रोजेक्ट इज ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। मल्टीपल प्रोसेस नीड टू बी अल्टर, वहां पे देखा था कि सिंगल प्रोसेस नीड टू बी अल्टर, यहां पे है मल्टीपल प्रोसेस नीड टू बी अल्टर्ड। नेक्स्ट वन, वहां पे इफ यू रिमेंबर 3 पॉइंट थे, कस्टमर का बिहेवियर, कॉम्पिटिटर का बिहेवियर और टेक्नोलॉजिकली स्टेबल था, वहां पे यहां पे चेंज हो रहा है। देन कॉम्पिटिटर्स परफॉर्मेंस चेंज हो रहा है, कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है और टेक्नोलॉजी आपका चेंज हो रहा है, ग्रो हो रहा है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, आई होप ये डीएमए डीवी और डीएमए आईसी कब अप्लाई करना है वो आपको समझ गया। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, अगर सिंगल प्रोसेस अल्टर करना है डीएमए आईसी, अगर मल्टीपल प्रोसेस अल्टर करना है तो डीएमए डीवी। प्रोडक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, डीएमए आईसी, नया प्रोडक्ट है, नया सर्विसेज है, नया प्रोसेस है तो डीएमए डीवी। कस्टमर का जो बिहेवियर था, टेक्नोलॉजी के चेंजेस थे, कॉम्पिटिटर का जो बिहेवियर था वो स्टेबल था डीएमए आईसी में, और यहां पे आपका चेंजिंग है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, सिमिलरिटी बिटवीन डीएमए डीवी डीएमए आईसी। फ्रेंड्स, ये दोनों जो प्रिंसिपल है, ये दोनों प्रिंसिपल में क्वालिटी बढ़ाने के पीछे फोकस है। क्वालिटी इंप्रोवाइजेशन इज अ फोकस, सिक्स सिग्मा यानी क्वालिटी बढ़ाना है, डिफेक्ट कम करना है, ये दोनों प्रिंसिपल का फोकस है। नेक्स्ट वन, यहां पे डीपीएमओ वर्कआउट किया जाता है। डीपीएमओ ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, क्या था, डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज, तो दोनों में यही काउंट किया जाता है कितना है। तो ये सिमिलरिटी है डीएमए डीवी एंड डीएमए आईसी, एंड कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, कस्टमर का नीड, ये मेन प्रायोरिटी है। ओके, बहुत अच्छे से समझा मुझे। अब डिफरेंस बिटवीन डीएमए आईसी एंड डीएमए डीवी ऑलरेडी फ्रेंड्स अपना ये काफी सारे पॉइंट्स मैंने थोड़ी देर पहले ही बता दिया है। डीएमए आईसी प्रेजेंट सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम, इसका रिव्यू हो रहा है, और डीएमए डीवी में नया प्रोडक्ट, नए सर्विसेज का, नया प्रोसेस का डिजाइन हो रहा है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट वन, डीएमए आईसी रिएक्टिव है, ऑलरेडी कुछ हो चुका है उसको आपने रेमेडी कर, देखो ना प्रॉब्लम आया था, जी हाँ, जस्ट चेकिंग द साउंड, चले ठीक है, क्योंकि सेकेंड लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम आया था, स्टूडेंट लोगों ने बोला था कि थोड़ा थोड़ा वो बीच में अटक रहा था, इसलिए थोड़ा चेक कर रहा हूं मैं बीच में। ओके, आई होप साउंड इज क्लियर, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने डीएमए आईसी किया हुआ है। हम लोगों ने क्या किया, डीएमए आईसी, ठीक है। जो स्टूडेंट है वो हमारे कस्टमर थे, जो स्टूडेंट है वो लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था लेक्चर में, ठीक है। फिर उन्होंने इन्फॉर्म किया कि सर थोड़ा नॉइस का डिस्टर्बेंस है, प्लीज अगले लेक्चर में वो सॉल्व कीजिएगा। तो मैं क्या करूंगा, डीएमए आईसी अप्लाई करूंगा या डीएमए डीवी। डीएमए आईसी अप्लाई किया, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को मैंने इंप्रोवाइजेशन किया, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा अपडेट किया, जो सिस्टम था, साउंड सिस्टम है, उन सबको अपडेट किया और क्लियर साउंड आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या अप्लाई किया, डीएमए आईसी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन, सो डीएमए आईसी के रिएक्टिव, ओके, रिएक्टिव, अच्छा, स्टूडेंट का क्वेरी आया, स्टूडेंट कमेंट पास कर रहे, अरे सर थोड़ा सा साउंड में दिक्कत है, यानी मैंने उस पर क्या किया, रिएक्शन किया, ठीक है। उसके बाद डीएमए डीवी में क्या है, प्रोएक्टिव है, ठीक है। अभी तक कुछ हुआ ही नहीं रिएक्ट करने के लिए, तो ये प्रोएक्टिव है, एडवांस में हम लोग कुछ स्टेप्स वर्कआउट कर रहे थे। नेक्स्ट वन, डीएमए आईसी में इंक्रीज कैपेबिलिटीज, ठीक है, इंक्रीज द कैपेसिटी। डीएमए डीवी में इंक्रीज द कैपेसिटी, यहां पे कैपेबिलिटी, ठीक है। रूपी बेनिफिट क्वांटिफाइड रादर क्विकली, रूपी, और यहां पे बोले रूपी बेनिफिट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैंने ये सारे सिस्टम एक्सेट्रा ये अपडेट कर दिया है, क्योंकि थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम था, स्टूडेंट लोगों का क्वेरी था, एक लेक्चर में हुआ था, पहले लेक्चर में नहीं था, सेकंड लेक्चर में होता, मैंने सब ये अपडेट कर दिया। तो इससे जो बेनिफिट आ रहा है वो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट वीडियो देखेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, एग्जाम में, तो ये जो बेनिफिट है
वो मुझे पता चल सकता है, लेकिन DMADV ये फ्रेंड्स अब तक तो प्रोडक्ट ही नहीं आया है, तो उसका बेनिफिट कैसे पता चलेगा? ये लॉन्ग टर्म में आपको पता चलेगा। नेक्स्ट वन, आगे एग्जांपल्स दिए गए हैं। अच्छा, एग्जांपल क्या है? रिड्यूस द साइकिल टाइम, रिड्यूस द नंबर ऑफ एरर, ठीक है, इंप्रूव द सर्च टाइम एक्सेट्रा। तो ये DMAIC में आता है। DMADV में क्या आ रहा है? एक नया सर्विस देना है, ठीक है। क्रिएट अ रियल टाइम सिस्टम। नेक्स्ट वन, क्रिएट अ मल्टीपल सोर्स लीड ट्रैकिंग सिस्टम। जैसे कि मल्टीपल सोर्स ट्रैकिंग सिस्टम, पार्सल वगैरह आता है तो आप ट्रैक कर सकते हो। सपोज वी स्मार्ट पे आपने लेक्चर ऑर्डर किया तो आपको एक ट्रैकिंग आईडी दिया जाएगा और आप वो चेक कर सकते हो कि पार्सल एक्सेट्रा कहां तक आया है। चलिए, डिफरेंस याद रखिएगा, ये DMADV एंड DMAIC। नेक्स्ट वन, अब अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज लिमिटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा। ध्यान से सुनिएगा, लिमिटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा। सबसे पहले कॉस्टली है भाई। सिक्स सिग्मा क्या है? ठीक है, ये कुछ आगे पीछे हो सकता है। मैं जो सिंपल सिंपल पॉइंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं और जो बहुत स्पेसिफिक है, जो याद रहेगा, वो पहले डिस्कस कर रहा हूं। ये थोड़ा कॉस्टली है, सिक्स सिग्मा बहुत कॉस्टली, क्योंकि पूरा आप सिस्टम आइडेंटिफाई कर रहे हो, जो आपका प्रेजेंट परफॉर्मेंस है वो आप चेक कर रहे हो, फिर उसमें इंप्रोवाइजेशन लाना है, तो ये भाई कॉस्टली प्रोसेस है। सेकेंड, फोकस इज ओनली ऑन क्वालिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, फोकस किस पे? सिर्फ क्वालिटी पे, इंप्रोवाइजेशन पे फोकस है, कॉस्ट पे फोकस नहीं। ऐसा ना हो जाए क्वालिटी इंप्रोवाइजेशन के चक्कर में कॉस्ट ड्रास्टिक बढ़ जाए और कस्टमर लेगा ही नहीं आपका गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये इंटेंजिबल रिजल्ट पे काम नहीं करता है, नॉट वर्किंग वेल विद इंटेंजिबल रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन, जैसे मैंने आपको बोला था, इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। अगला पॉइंट याद रखने जैसा है, जैसे कि बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस नहीं, कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। ये डिफेक्ट कम करना, सिक्स सिग्मा अचीव करना, परसेंटेज फाइंड करना एक्सेट्रा। नॉट ऑल प्रोसेस नीड सिक्स सिग्मा, नॉट ऑल प्रोडक्ट नीड्स सिक्स सिग्मा। हर एक प्रोडक्ट और हर एक प्रोसेस के लिए थोड़ी रिक्वायरमेंट है ये, ठीक है। अरे हाय ना, सपोज आप सिंपल एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें, पोछा, ठीक है, वो जो आपका कॉटन का पोछा वगैरह लिए यूज होता है, ठीक है, उसमें सिक्स सिग्मा लाके क्या करेंगे? वैसे भी उसका यूज क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस के लिए है, उसमें परफेक्शन लाएंगे, कॉस्ट बढ़ाएंगे। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए सिक्स सिग्मा लाना जरूरी नहीं है, ठीक है। टेढ़ा है लेकिन मेरा है, ठीक है। याद आ रहा है वो कौन सा एग्जांपल? वो कुरकुरे टेढ़े मेढ़े, ठीक है। शेप एग्जैक्टली साइज में लाने की जरूरत है क्या? ठीक है, आप बोलेंगे नहीं नहीं एग्जैक्टली मैं वो शेप एग्जैक्टली हर एक का वो सेम ही आना चाहिए। अरे नहीं भाई, तो हर एक प्रोडक्ट के लिए सिक्स सिग्मा लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इट फोकसेस ऑन स्पेसिफिक प्रोसेस ओनली, ठीक है। सिक्स सिग्मा स्पेसिफिक प्रोसेस पे ही फोकस करता है। एंड लास्ट पॉइंट है टाइम बैरियर, टाइमली है, थियोरेटिकल कंसेप्ट लगता है कभी कभी। तो ये इसके लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? याद रहेंगे ऐसे लिमिटेशन, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा 4 या 5 मार्क्स के लिए, तो एटलीस्ट 5 पॉइंट आपके लिए रेडी होना चाहिए। तो सबसे पहला है टाइम कंज्यूमिंग है, सेकेंड पॉइंट है कॉस्टली है, तीसरा पॉइंट है भाई आपका कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इंटेंजिबल रिजल्ट पे बराबर से वो काम नहीं करता है। नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, हर एक प्रोडक्ट के लिए सिक्स सिग्मा अचीव करना जरूरी नहीं है, ठीक है। फोकस ऑन क्वालिटी अगर मैंने आपको बता दिया रहेगा। नेक्स्ट, स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए ये अप्लाई होता है, ओके। एंड हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। चलिएगा अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट, ये जो सिक्स सिग्मा है इसमें लास्ट कंसेप्ट है, दैट इज लीन सिक्स सिग्मा, ठीक है। क्या है? लीन सिक्स सिग्मा। अच्छा, लीन सिक्स सिग्मा क्या है? ये सिक्स सिग्मा एंड लीन सिस्टम एक साथ अप्लाई कीजिएगा। सिक्स सिग्मा एंड लीन सिस्टम एक साथ अप्लाई कीजिएगा, मतलब यह है, इन्होंने आपके स्टडी मटेरियल में ऐसा दिया गया है, अगर आप लीन सिस्टम और सिक्स सिग्मा अलग अलग लगाएंगे तो उसका बेनिफिट इतना नहीं आएगा जितना बेनिफिट दोनों साथ में लगाएंगे। जैसे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और सिक्स सिग्मा साथ में कर दे भाई, जस्ट इन टाइम एंड सिक्स सिग्मा साथ में कर दे तो और ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है आगे। सो ये था आपका लीन सिक्स सिग्मा, दोनों टेक्निक साथ में आपको अप्लाई करना है आगे। अब अगेन लास्ट पार्ट की तरफ चल रहे,
ये जो लास्ट पार्ट है वो हमने ऑलरेडी इंटरमीडिएट में एसएम में किया हुआ है, जैसे 6 सिग्मा था वैसा ही ये पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग वापस से रिवाइज करेंगे, अच्छे से करेंगे जैसे पिछले कंसेप्ट किए थे। इसीलिए मैंने ये जो लेक्चर है थर्ड टॉपिक का उसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। ऐसा ना हो जाए कि जो इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन स्किप हो जाए या फास्ट हो जाए, ठीक है। मुझे हर एक कंसेप्ट अच्छे से डिस्कस करना है। थियरी 50% या 50 to 60% थियरी आने वाला है, तो प्रैक्टिकल आप कितना भी अच्छा कर लो, बिना थियरी आप हाई स्कोर नहीं कर सकते, इसलिए मैं इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है आपका प्रोसेस इनोवेशन एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। जी मालिक, अगला कंसेप्ट है आपका प्रोसेस इनोवेशन एंड बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बीपीआर। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में क्या है, अगर आपको आपका प्रेजेंट प्रोसेस में अमेंड करना है तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग अप्लाई करो। देखो ना, री इंजीनियरिंग, पहले ऑलरेडी इंजीनियर था उसको वापस से री इंजीनियर किया, तो एग्जिस्टिंग प्रोसेस को अगर आपको अमेंडमेंट करना है तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की तरफ जाइएगा। देन प्रोसेस इनोवेशन, अगर आपको एक नया प्रोसेस लेके आना है, आपको कोई ड्रास्टिक चेंजेस लेके आना है, तो आपको जाना पड़ेगा प्रोसेस इनोवेशन को, ठीक है। आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर ही चेंज करना है, नया प्रोसेस नया प्रोडक्ट लेके आना है, तो प्रोसेस इनोवेशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को अमेंड करना है। ओके, समझ गया। प्रोसेस इनोवेशन क्या है, नया प्रोसेस आपको इंप्लीमेंट करना है। अब आगे बढ़ रहे बॉस, नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट प्रोसेस इनोवेशन देखते हैं बॉस, ठीक है। फ्रेंड्स, प्रोसेस इनोवेशन में क्या देखा था, जैसे मैंने आपको बोला, इंप्लीमेंट करो नया और सिग्निफिकेंटली इंप्रूव प्रोडक्शन और डिलीवरी मेथड। नया या सिग्निफिकेंटली इंप्रूव, सिग्निफिकेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें। सिग्निफिकेंट चेंज होना चाहिए टेक्नोलॉजी में, इक्विपमेंट में, सॉफ्टवेयर में। सिग्निफिकेंट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, सिग्निफिकेंट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे ध्यान से सुनिएगा। फॉलोइंग एग्जाम्पल इज नॉट प्रोसेस इनोवेशन। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखने के लिए मैं बोलूंगा, अगर आपने इसका प्रिंट आउट लिया रहेगा तो, ठीक है। यस सर जी। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्रोसेस इनोवेशन, फॉलोइंग एग्जाम्पल्स आर नॉट ऑफ प्रोसेस इनोवेशन। एडिशनल मशीन लेके आ गया, प्रोसेस इनोवेशन नहीं है। सर आप 10 स्टेप परफॉर्म कर रहे थे, उसमें से एक नॉन वैल्यू एडेड स्टेप आपने कम कर दिया, प्रोसेस इनोवेशन नहीं है। सीजिंग टू यूज अ वन प्रोसेस। आप एक नया मशीन लेके आ गए, कैपिटल रिप्लेसमेंट का आपने डिसीजन लिया, कैपिटल एक्सटेंशन का, मशीनरी बढ़ाने का, कैपेसिटी बढ़ाने का डिसीजन लिया, ये प्रोसेस इनोवेशन नहीं है, ठीक है। आपने प्राइस चेंज किया प्रोडक्ट का, कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइजेशन किया प्रोडक्ट का, प्रोसेस इनोवेशन नहीं है ये, ठीक है। सीजनल कुछ चेंजेस आपने किया, प्रोसेस इनोवेशन नहीं है ये। साइक्लिकल चेंज किया, प्रोसेस इनोवेशन नहीं है। नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, एक नया प्रोडक्ट या नया फीचर वगैरह ऐड कर दिया, थोड़ा इंप्रूव प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, ये प्रोसेस इनोवेशन नहीं है। क्या क्या प्रोसेस इनोवेशन नहीं है फ्रेंड्स, आपने कैपेसिटी बढ़ा दिया, आपने कैपिटल एक्सटेंशन किया, आपने मशीन रिप्लेसमेंट कर दिया, ठीक है, आपने प्रोडक्ट का प्राइस चेंज कर दिया, कस्टमर के हिसाब से चेंज कर दिया, साइक्लिकल चेंज कर दिया, या फिर सीजनल आपने कुछ चेंजेस लेके आ गए, नया प्रोडक्ट लाया और कुछ एक्स्ट्रा फीचर लाके आपने एक इंप्रूव प्रोडक्ट लाया, ये प्रोसेस इनोवेशन नहीं है। फिर प्रोसेस इनोवेशन क्या है, तो फ्रेंड्स ये जो चार्ट दिया है वहां पे लिख देना। तो प्रोसेस इनोवेशन क्या है, एक्चुअल में कैसे अप्लाई होगा वो प्रोसेस इनोवेशन, 3 कैटेगरी बोला है, ठीक है। दिस इज पहला कैटेगरी आपका प्रोडक्शन के रिलेटेड है, आपके प्रोसेस के रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है। तो रिलेटेड विद द प्रोसेसेस, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी टू एनहांस द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। प्रोडक्शन के रिलेटेड है, इक्विपमेंट के रिलेटेड है, प्रोसेसेस के, आपका मैन्युफैक्चर एनहांस होना चाहिए। नेक्स्ट वन डिलीवरी के रिलेटेड है, सेकेंड पॉइंट डिलीवरी रिलेटेड है। तो आपने प्रोसेस इनोवेशन लाया डिलीवरी में, यानी एग्जांपल भाई आप ट्रैक कर रहे हो, ट्रैकिंग सिस्टम लेके आ गए, जैसे कुरियर ट्रैक हो सकता है, तो ये ट्रैकिंग सिस्टम आप पहले से लेके आए, पहले नहीं था अब लेके आ रहे हो। आपने इन्वेंटरी पहले मैन्युअल मेंटेन करते थे, अब आपने बारकोड सिस्टम लेके आ गए, ये प्रोसेस इनोवेशन में आएगा, ठीक है।
तो डिलीवरी में, ठीक है, आपका कुछ नया लेके आते हो, नया सॉफ्टवेयर लेके आते हो, सप्लाई चेन में आप कुछ चेंज करते हो, तो ये कवर होगा प्रोसेस इनोवेशन। तो प्रोडक्शन में, सॉफ्टवेयर में, टेक्नोलॉजी, वो पहला पॉइंट कवर कर लिया। सेकंड पॉइंट में डिलीवरी सिस्टम में हमने कुछ इनोवेशंस लेके आ गए, और ये छोड़ा तो भी और जगह पे भी इनोवेशन आ सकता है, यानी मैन्युफैक्चर और डिलीवरी के जगह पे और भी इनोवेशन आ सकता है, जैसे अकाउंटिंग में आपने इनोवेशन लेके आ गए, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स परचेसिंग में कुछ आपने चेंजेस किया, तो ये भी इनोवेशन में आ सकता है। मेंटेनेंस में इन्होंने दिया, मेंटेनेंस में, अकाउंटिंग में, परचेसिंग में, तो ये एरिया में भी आप कुछ इनोवेशंस लेके आ सकते हो। तो पहला प्रोडक्शन में हो गया, दूसरा डिलीवरी में हो गया, और तीसरा प्रोडक्शन और डिलीवरी छोड़ दिया तो परचेस करते वक्त, ठीक है, अकाउंटिंग करते वक्त कुछ चेंजेस आए, मेंटेनेंस करते वक्त कुछ आप प्रॉपर चेंजेस लेके आ गए, तो वो इनोवेशन है, प्रोसेस इनोवेशन। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो प्रोसेस इनोवेशन में क्या डिस्कस किया? प्रोसेस इनोवेशन में पॉइंट डिस्कस किया कि भाई इनोवेशन में भाई ड्रास्टिक आपके कुछ चेंजेस होने चाहिए, ठीक है, छोटे छोटे चेंजेस नहीं। अब जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसकी तरफ जाते हैं, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ठीक है, बीपीआर, इसका शॉर्ट फॉर्म भी बहुत जगह पे यूज होता है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से रट्टा मारा था इंटरमीडिएट में, ठीक है। ये सेंटेंस आ गया तो खुश हो जाते थे, रेडिकल रीडिजाइनिंग, फंडामेंटल रीथिंकिंग। क्या बात है, रेडिकल रीडिजाइनिंग एंड फंडामेंटल रीथिंकिंग, किसमें, जिससे क्या होना चाहिए, रेडिकल रीडिजाइनिंग, फंडामेंटल रीथिंकिंग, इससे इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अरे इंप्रूवमेंट किसमें, परफॉर्मेंस मेजर्स में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। परफॉर्मेंस किसके बेसिस पे मेजर होता है, तो कॉस्ट पे मेजर होता है, क्वालिटी पे मेजर होता है, स्पीड पे मेजर होता है, सर्विस जो देते हैं उस पे आपका परफॉर्मेंस मेजर होता है। मतलब ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइनिंग, ठीक है, फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइनिंग, जिससे ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आ जाए, किसमें, परफॉर्मेंस मेजर्स में। अच्छा, परफॉर्मेंस मेजर कौन से परफॉर्मेंस मेजर, यानी परफॉर्मेंस कौन से बेसिस पे आप क्वांटिफाई कर सकते हो कि प्राइस, कॉस्ट, क्वालिटी, स्पीड ऑफ डिलीवरी, सर्विस कैसे दे रहे हो कस्टमर को, उसके बेसिस पे आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ये सेंटेंस आना ही चाहिए। बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग क्या है, फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइनिंग to achieve the dramatic improvement in performance measures. परफॉर्मेंस मेजर्स क्या क्या है, कॉस्ट, क्वालिटी, स्पीड ऑफ डिलीवरी, सर्विसेज। तो मालिक अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, ठीक है। ये किधर गया भाई, अच्छा यही है, ओके। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, फंडामेंटल रीथिंकिंग ऑफ द बिजनेस प्रोसेस। फंडामेंटल रीथिंकिंग में आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है। अच्छा, क्या क्वेश्चन पूछना है फ्रेंड्स? पहला क्वेश्चन पूछिएगा, व्हाई डू वी डू व्हाट वी डू। हम लोग ये कर रहे, ये क्यों कर रहे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछो, व्हाई डू वी डू द वे वी डू इट। हम लोग जो कर रहे वो ऐसा ही क्यों कर रहे, ठीक है। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा ही क्यों हूं, ठीक है। वो गाना याद आ रहा है आपको, तो याद रखिएगा, व्हाई डू वी डू व्हाट वी डू, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन के कुछ आंसर्स आपको ढूंढना है। तो ये था फंडामेंटल रीथिंकिंग। सेकेंड पॉइंट है इसमें रेडिकल रीडिजाइनिंग। ये वर्ड याद रखना, रेडिकल रीडिजाइनिंग में क्लीन द सेट अप्रोच है, क्लीन द स्लेट अप्रोच। क्लीन द स्लेट का मतलब ऐसा एज्यूम करो प्रीडिसेसर कुछ भी नहीं है। रिस्ट्रक्चर योर एक्टिविटी एज्यूमिंग देयर इज नो प्रीडिसेसर, देयर इज नो पास्ट, जीरो से स्टार्ट कीजिएगा, स्क्रैच से स्टार्ट कीजिएगा। दिस इज कॉल्ड एज अ रेडिकल रीडिजाइनिंग। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछने के लिए बोला। अच्छा, क्या क्वेश्चन पूछना, अगर हम लोग ब्रांड न्यू बिजनेस रहते थे, अगर हम लोग ब्रांड न्यू बिजनेस रहते थे तो हम लोग कैसे ऑपरेट करते थे। अगर हम लोग ब्रांड न्यू बिजनेस रहते थे, आज से अगर हम लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम लोग कैसे वर्कआउट करते थे, ये कुछ क्वेश्चन आप पूछिएगा। और इसमें एक और पॉइंट इन्होंने बोला कि भाई इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट, जैसे काइजन कॉस्टिंग है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट कीजिए। नहीं, अरे प्रेजेंट सिस्टम किसने बोला करेक्ट है, प्रेजेंट सिस्टम में इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए ये पॉइंट भी हमें समझ गया। नेक्स्ट पॉइंट,
फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट बोलता है ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट होना चाहिए, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, क्या है? ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट होना चाहिए, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होना चाहिए। यहां पे एग्जांपल आपको दिया गया कि फ्रेंड्स आपने कुछ री इंजीनियरिंग किया जिसकी वजह से 10% एम्प्लॉय का कॉस्ट कम हो गया। अरे ये 10% तो आप नॉर्मल टीक्यूएम टेक्निक से या फिर आपका काइजन कॉस्टिंग से ये 10% तो अचीव हो ही जाएगा। हमें छोटे छोटे इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट चाहिए, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट चाहिए। अच्छा, एक एग्जांपल इन्होंने दिया है सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट का, फोर्ड कंपनी का। फोर्ड कंपनी ने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस चेंज कर दिया जिसकी वजह से 75% वर्कर कम हो गए। वो जो ऑर्डर वगैरह करने थे, ऑर्डरिंग वगैरह, वो जो डिपार्टमेंट था, एक डिपार्टमेंट के 75% वर्कर्स कम हो गए। ये सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। आगे आई होप ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है। आगे अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज दैट ये जो री इंजीनियरिंग है, ठीक है, ये फोकस इंडिविजुअल प्रोसेस पे नहीं करता है। ध्यान से सुनेगा, क्या बोलो, ये इंडिविजुअल प्रोसेस पे फोकस नहीं कर रहा है, रादर ये फोकस करता है एंड टू एंड बिजनेस एक्टिविटी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। फोकस इंडिविजुअल प्रोसेस पे नहीं है, फोकस इज ऑन एंड टू एंड प्रोसेस रादर देन ऑन द इंडिविजुअल एक्टिविटीज। ओके, तो मुझे इंडिविजुअल प्रोसेस पे फोकस नहीं करना है, मुझे एंड रिजल्ट पे फोकस करना है, एंड टू एंड एक्टिविटी पे फोकस करना है। एग्जाम्पल, आप डिलीवरी कैसे देते हो, कौन से मोड से देते हो, कौन से पर्सनल है, कस्टमर को इससे कोई लेना देना नहीं, उसको टाइम पे डिलीवरी चाहिए। ठीक है, तो इंडिविजुअल प्रोसेस मत देखिएगा, आप एंड रिजल्ट देखिएगा, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये 4 पॉइंट आपको क्लियर है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या था फ्रेंड्स? सबसे पहला पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया, सबसे पहला है फंडामेंटल रीथिंकिंग। कुछ फंडामेंटल रीथिंकिंग का मतलब क्या है? ऐसा ही क्यों कर रहे हैं और यही क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, रेडिकल रीडिजाइन में क्लीन द स्लेट था, पीछे जो किया था वो भूल जाइए। आज अगर हम लोग नया कंपनी सेट करते तो हम लोग क्या करते थे, उसका आंसर दीजिएगा। इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट मत कीजिएगा। तीसरा पॉइंट ये बोलता है भाई ड्रामेटिक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होना चाहिए, और वो जो परफॉर्मेंस मेजर से उस पे। अच्छा, तो सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? एक 5, 10, 15% ये तो नॉर्मल टीक्यूएम या फिर अदर टेक्निक से हो सकता है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होना चाहिए। एंड लास्ट वन, डोंट फोकस ऑन इंडिविजुअल प्रोसेस, फोकस ऑन एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस। रिजल्ट पे फोकस करो रादर देन इंडिविजुअल प्रोसेस पे फोकस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके चलेगा फ्रेंड्स। लेक्चर का अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ऑलमोस्ट हम लोगों ने पूरा ये कंप्लीट कर दिया है टॉपिक। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। केस स्टडी लिखते वक्त ये जो प्रिंसिपल्स है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का, ये बहुत आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ हेडिंग दिया है यहाँ पे क्योंकि आपको एग्जाम्पल याद रखना है इसके। प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, सबसे पहला है ऑर्गेनाइज अराउंड द आउटकम एंड नॉट अ टास्क। जी हाँ, सबसे पहला पॉइंट बोलता है ऑर्गेनाइज करो अराउंड द आउटकम एंड नॉट अ टास्क। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अब ऑलरेडी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था एंड टू एंड पे फोकस करना है। अब उसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल है आपके स्टडी मटेरियल का एग्जाम्पल है। मैं स्टडी मटेरियल के बाहर कुछ भी नहीं बोलता, मेरी लैंग्वेज भी पूरा स्टडी मटेरियल का है। ठीक है, क्योंकि वो लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेगा। कंसेप्चुअली लिखेंगे, ऑब्वियसली हाँ कंसेप्ट लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा सा मॉड्यूल का जो लैंग्वेज है वो तो आना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए आपके स्टडी मटेरियल में एग्जाम्पल दिया है, इलेक्ट्रिक शॉप में आप चले गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक शॉप में सपोज काफी सारे डिपार्टमेंट्स है। सबसे पहले वो जहां पे वो सारे आइटम्स रखे हुए हैं, वो शोरूम एक्सेट्रा, वहां पे आप चले गए। ठीक है, फिर आपने वहां पे सिलेक्शन किया। ठीक है, सिलेक्शन हो गया, फिर आप अगले इसमें गए, यानी आपने ऑर्डर दिया, वो चेक किया और वो सिलेक्ट किया। इसके बाद आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास चले गए, आपका वो बिल वगैरह आया।
ठीक है, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बिल वगैरह आने के बाद फिर आप पेमेंट डिपार्टमेंट में चले गए, वहां पे आपने वो जो बिल आया था उसका पेमेंट किया, फिर आप अगले आदमी की तरफ गए और वो सपोज गुड्स का डिलीवरी देगा, ठीक है, फिर ये सारे जो इनवॉइस है, पेमेंट का रिसिप्ट है, वो चेक करेगा और आपको वो डिलीवरी देगा, ठीक है, और एंड गेट पे एक इंस्पेक्शन कर रहा है, ठीक है, गेट पे इंस्पेक्शन कर रहा है, यानी पेमेंट वगैरह बराबर से किया या नहीं किया। तो ये एक प्रोसेस है, तो यहां पे अलग आदमी, यहां पे अलग आदमी, यहां पे अलग आदमी, यहां पे अलग आदमी, सो हर एक प्रोसेस के लिए अलग आदमी है। तो प्रॉब्लम ये होएगा कि ऐसा भी हो सकता है, एक और डिपार्टमेंट लेता हूं, यहां पे स्टोर्स डिपार्टमेंट भी आएगा, जहां से वो एक्चुअल में गुड्स आएंगे, ठीक है। तो आपने ऑर्डर प्लेस किया, फिर वो आदमी ने दूसरे को इन्फॉर्म किया कि ये कस्टमर का ये ऑर्डर है, तू भेज देना, ठीक है। तो स्टोर रूम वाले ने सुना कुछ और, भेजा कुछ और, ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या बोल रहे भाई, फोकस टास्क पे मत कीजिएगा, फोकस कीजिएगा आउटकम पे, ठीक है। अब ये पूरा सिस्टम चेंज करो, पूरा सिस्टम चेंज करो, ठीक है। कस्टमर अगर आपके शॉप में आ रहा है तो इमीडिएटली उसको एक पर्सन आप अटेंड करने के लिए ये कर दो। अब जो भी कुछ निगोशिएशन करना है, जो भी कुछ करना है, वो यही पर्सन के साथ करना है, ऑर्डर भी इसको प्लेस करना है, यही जाएगा स्टोर में और वो गुड्स लेके आएगा, यही अकाउंटिंग करेगा, यानी इनवॉइस वगैरह यही प्रिपेयर करेगा, ठीक है, और यही अमाउंट का एक्सेट्रा कलेक्शन करेगा। तो इससे क्या हो गया फ्रेंड्स, आपका जो मिसमैनेजमेंट था, एरर्स आते थे, डिले होते थे, मल्टीपल हैंड्स के थ्रू वो पास आउट होता था, मिसअंडरस्टैंडिंग रहता था, ठीक है, वो सारे के सारे इलिमिनेट हो गए। तो इसलिए फोकस करो आउटकम पे, इंडिविजुअल टास्क पे फोकस मत करो, एक पर्सन पूरा टास्क परफॉर्म करेगा, ये चेक करना है आपको। बहुत अच्छे से समझा दर्शन, आगे बढ़ रहा हूं। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बोला है, हैव दोज हु नीड्स द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस परफॉर्म द प्रोसेस, have those who need the result of the process perform the process। ओके, जिसको रिजल्ट चाहिए उसको ही परफॉर्म करने के लिए दो, जिसको रिजल्ट चाहिए उसको ही वो प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए दो। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपके स्टडी मटेरियल में दिया और समझने के लिए बहुत अच्छा ही एग्जाम्पल था। फ्रेंड्स, आपने कुछ गुड्स कस्टमर को बेच दिए, ठीक है, वो गुड्स उसने उसके फैक्ट्री में वर्कआउट कर लिया, या फिर कुछ मशीन आपने बेचा, उसने उसके फैक्ट्री में इंस्टॉल कर दिया वो मशीन, ठीक है। अब वो मशीन में या वो सॉफ्टवेयर में या प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आता है, वो क्या करेगा, फिर आपको वो आपको वो कॉल करेगा और बोलेगा भाई ये मशीन खराब हो गया, आपके पर्सनल को भेज दो, ठीक है। फिर आपकी वो जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की टीम इसके पास चली जाएगी, वो चेक करेगा क्या इसमें रिपेयर करना है, मेंटेन करना है, कोई स्पेयर पार्ट रिप्लेस करना है, फिर वापस जाएगा स्पेयर पार्ट वगैरह लेके आएगा और ये रिपेयर करेगा एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तो बेटर एक हम लोग काम करते हैं, इस सिचुएशन में बेसिक्स रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, बेसिक्स रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कस्टमर को ही सिखा दो। ये जो मशीन है इसके बेसिक रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ये आप कस्टमर को ही सिखा दो, ठीक है। तो अगर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा, जो आपको स्पेयर पार्ट लगेंगे, वो मेंटेन करेगा। एग्जाम्पल के लिए, ऐसा समझने के लिए डिफिकल्ट है लेकिन एग्जाम्पल देता हूं समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स, 4 व्हीलर परचेज किया आपने या 2 व्हीलर परचेज किया, उसके साथ टूल किट भी आया, ठीक है। गाड़ी पंचर होता है, गाड़ी अगर पंचर होता है और अगर सपोज आपके पास स्टेपनी है, कंपनी को फोन करके बोलते अरे मेरा गाड़ी का टायर क्या पंचर हो गया, गाड़ी पंचर, हाँ टायर पंचर हो गया, तो क्या आपने सपोज Hyundai का कार है तो आप Hyundai वाले को बोलेंगे अरे मेरा गाड़ी का पंचर हो गया है, टायर आजा भाई रिपेयर करके, अरे नहीं सर, वो क्या बोलेगा, एक काम कर भाई डिक्की खोल, डिक्की में स्टेपनी है, स्टेपनी निकाल, उसके बाजू में आपको टूल किट दिया हुआ है, ठीक है, वो टूल किट वगैरह यूज करके टायर चेंज कर ले, ठीक है। अरे झेपा क्या, ये नहीं, छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए, छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए आपको मैन्युफैक्चरर पे डिपेंडेंट नहीं है। तो मैन्युफैक्चरर क्या बोलता है, तुझे रिजल्ट चाहिए ना, तू परफॉर्म कर। अगर ये कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और छोटे छोटे प्रॉब्लम है तो मैं टूल किट वगैरह आप पहले ही मेंटेन करो, कुछ गुड्स आप पहले मेंटेन करो, छोटे छोटे प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। हाँ, अगर मेजर प्रॉब्लम आता है, ठीक है, सपोज मेजर प्रॉब्लम हो गया, आपके जो कार है वो कार का इंजन लॉक हो गया, ये मेजर प्रॉब्लम है,
तो तभी आपको वो कंपनी को इन्फॉर्म करना है, उसके कॉल सेंटर को इन्फॉर्म करना है, और उनके जो पर्सनल है वो आएंगे और वो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। तो जिसको रिजल्ट चाहिए उसको ही बोलो थोड़ा थोड़ा प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, आत्मनिर्भर बनिएगा। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं सर। तीसरा पॉइंट है इंटीग्रेट द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू द वर्क प्रोसेस दैट प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन। ओ माय गॉड, इंटीग्रेट करो प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू द वर्क प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस द इंफॉर्मेशन। सिंपल एग्जांपल, रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, फिर जो इंस्पेक्शन टीम है, जो रॉ मटेरियल आता है आपके फैक्ट्री के अंदर, इंस्पेक्शन टीम है, वो रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन करेगा, चेक करेगा इनवॉइस के अगेंस्ट। आपने जो परचेस ऑर्डर दिया था वो चेक करेगा, इनवॉइस के अगेंस्ट चेक करेगा, गुड्स एक्सेप्ट करेगा, गुड्स रिसीव नोट वगैरह बनाएगा और आगे इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। फिर अकाउंट डिपार्टमेंट देखेगा कितने गुड्स मंगवाए थे, कितने गुड्स एक्चुअल में आए, क्या प्राइस पे आए, क्या आपको पेमेंट करना है, एक्सेट्रा। वो अकाउंटिंग एंट्री पास करने के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोलेगा एक काम करो, अब मैंने ये जो गुड्स का वगैरह एक्सेप्ट किया है इसका पेमेंट कर दीजिएगा। तो भाई 3-4 जगह पे आपके इंफॉर्मेशन यानी रिपीट हो रहे हैं, रिडंडेंट यानी रिडंडेंसी हो रही। तो इससे अच्छा जहां पे इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है उसको ही प्रोसेस करने के लिए बोलो। मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, जो आपका रिसीविंग डिपार्टमेंट है वही इनवॉइस चेक करेगा, वही जो गुड्स आए वो चेक करेगा, गुड्स रिसीव नोट वही बनाएगा, वही अकाउंटिंग करेगा और वही फ्रेंड पेमेंट का जो भी कुछ है वो चेक वगैरह क्रिएट करेगा, ठीक है। यानी बार बार आपको इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जहां पे इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है वहां पे ही खत्म कर दो पूरा, दूसरे डिपार्टमेंट के पास मत भेजो उसको। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम बच गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट का यहां पे काम बच गया। लेकिन ऑब्वियसली अगर कंट्रोल है, ठीक है, ऑब्वियसली अगर कंट्रोल है तो ही आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। कंट्रोल है का मतलब क्या है फ्रेंड्स? गुड्स रिसीविंग डिपार्टमेंट के पास आ रहा है, वही चेक कर रहा है, वही पेमेंट भी कर रहा है, तो कुछ मिस फंक्शन, माल फंक्शनिंग हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा कंट्रोल रहना चाहिए इसमें। ओके, 3 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ गया। नेक्स्ट वन, आगे बस खत्म होते आ गया बॉस। डी, ओके, अब डी पॉइंट बोलता है ट्रीट जियोग्राफिकली डिस्पर्स रिसोर्सेज एज दो दे वेर सेंट्रलाइज। यहां पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है और वो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है एचसीएल टेक्नोलॉजीज, नहीं एचसीएल का नहीं, आई गेस एचपी, सॉरी, यस करेक्ट, एचपी। अच्छा, एचसीएल का क्यों आ गया? वो शेयर्स मैंने परचेज किए थे, एचसीएल का बहुत ज्यादा लॉस हुआ है उसमें मुझे, तो इसकी वजह से ये वो एचसीएल का मेरा नाम आ गया। ओके, एचपी। चलिए भावनाओं को समझिए, कंसेप्ट को समझिएगा। अब एचपी क्या करता था? एचपी जो स्कैनर, प्रिंटर एक्सेट्रा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, वो स्कैनर प्रिंटर मैन्युफैक्चर करने के लिए जो कंपोनेंट लगता था, वो कंपोनेंट 50 अलग अलग डिसेंट्रलाइज सेंटर थे, डिसेंट्रलाइज सेंटर थे, और वो ऑर्डर प्लेस करते थे। इसका प्रॉब्लम क्या था भाई? 50 जगह से अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया तो आपको डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता था, ठीक है। कंटिन्यूटी थी, फटाफट आ जाता था क्योंकि 50 अलग अलग लोकेशन से था, लेकिन फ्रेंड्स आपको बल्क डिस्काउंट नहीं मिलता था। इसलिए आपने क्या कर दिया भाई? ट्रीट डिस्पर्स लोकेशन एज दे आर सेंट्रलाइज। यानी पॉइंट इज दैट अब भले ये 50 अलग अलग लोकेशन से, लेकिन अब ऑर्डर प्लेस करते वक्त सेंट्रलाइज ऑर्डर प्लेस होएगा। किसी को भी अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो वो सेंट्रलाइज ऑर्डर प्लेस करेगा। तो भले ये डिसेंट्रलाइज रहने दो, लेकिन ऑर्डर प्लेस करते वक्त ये सेंट्रलाइज ऑर्डर प्लेस करेगा। यानी जितने भी यूनिट्स है उन सबका ऑर्डर एक साथ जाएगा, बल्क में परचेसेस होएगा, डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो जियोग्राफिकली डिस्पर्स रिसोर्सेस, उसको सेंट्रलाइज ट्रीट करो। तो आपने एक सिंपली क्या किया है? सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन सिस्टम बना दिया। जिसको ऑर्डर प्लेस करना वो यहां से ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है, डिस्को मिलेगा, इसमें डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट इन्होंने बोला लाइन द पैरेलल एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग देयर रिजल्ट। ओहो, लाइन द पैरेलल एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग देयर रिजल्ट। यहां पे इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है कि फ्रेंड्स, सब कुछ होने के बाद मीटिंग लेने से अच्छा रेगुलर कम्युनिकेशन रखिएगा। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं।
फ्रेंड्स सब कुछ होने के बाद, प्रोडक्शन वगैरह कंप्लीट होने के बाद मीटिंग लेने से अच्छा इमीडिएटली आप कम्युनिकेशन कीजिएगा। एग्जांपल के लिए इन्होंने दिया हुआ है आपके स्टडी मटेरियल में, एक बैंकिंग कंपनी का एग्जांपल दिया है। एक क्लाइंट है, वो जो बैंक है उसका क्लाइंट है, और उसका है ना हाउसिंग का फाइल आ गया, हाउसिंग लोन का फाइल आ गया, ठीक है। अब ये हाउसिंग लोन का फाइल है, सबसे पहले जाएगा वो डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। वो डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट क्या करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। इसके बाद आपके जो आइडेंटिटी वगैरह जो डॉक्यूमेंट है, केवाईसी, वो कलेक्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद है ना, ये जो फाइल है वो आगे जाएगा अकाउंट्स या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास। वो चेक करेगा कि लिमिट कितना है, ये कितना पे कर सकता है, इसके रिटर्न्स के हिसाब से कितना लोन बैठ सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला डिपार्टमेंट जाएगा, वो टाइटल वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है। ये जो हाउस प्रॉपर्टी परचेस करा, ये टाइटल क्लियर है या इसमें कुछ डिस्प्यूट है, उसके पास चला गया, ठीक है ना। फिर एक जो डिपार्टमेंट है वो साइट विजिट करेगा, ठीक है। ये एक डिपार्टमेंट क्या करेगा, साइट विजिट करेगा, और एक डिपार्टमेंट जो है वो एक्चुअल में लोन सैंक्शन करेगा। ये सब लोगों का एक बार काम कंप्लीट हो जाता है, इफ पॉजिटिव रहता है तो लोन सैंक्शन होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है भाई, पैरेलल काम करो इंस्टेड ऑफ एंड में इंटीग्रेट करो, पैरेलल काम करो इंस्टेड ऑफ एंड में इंटीग्रेट करो। एक सिंपल एग्जांपल मैंने यहां पे क्रिएट किया है। सपोज 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 आपका ये जो फाइनेंस टीम है, ये फाइनेंस टीम कैलकुलेट कर रहा है इसका इनकम कितना है, कितना पे कर सकता है, कितना उसका उसका कितना वो परसेंटेज सिविल वगैरह क्या है, वो परसेंटेज वगैरह कितना है वो चेक करेगा, ठीक है। तो उसको पता चला भाई झोलर आदमी है ये, जो है ये बहुत झोलर आदमी है, यही प्रॉपर्टी पे उसमें और किसी और जगह पे प्लेस करके बहुत सारे लोन लिए हुए हैं, डिफॉल्टर है, ठीक है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये चेक कर लिया कि नहीं नहीं ये तो डिफॉल्टर है, इसको लोन नहीं देना है, ठीक है। तो ये क्या करना चाहिए, इसने इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए सारे डिपार्टमेंट को। अदरवाइज क्या होगा भाई, वो तो साइट विजिट पे भी गया, टाइटल वेरिफिकेशन भी गया, ये डॉक्यूमेंट ही ले रहा है और, ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट होएगा। तो अगर इमीडिएटली पैरेलल कम्युनिकेशन रखा तो आपका टाइम सेव होएगा। ओके, तो ये नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, शेयर डेटाबेस होना चाहिए, उसके बाद टेली कम्युनिकेशन, टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा ये होना चाहिए। ओके, तो ये था आपका ई पॉइंट, तोड़ मालिक। एफ पॉइंट की तरफ चलते हैं। एफ पॉइंट बोलता है पुट द डिसीजन पॉइंट वेयर द वर्क इज परफॉर्म एंड बिल्ड कंट्रोल इनटू द प्रोसेस, ठीक है। आपका ऑर्गेनाइजेशन 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। एक टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, लोअर मैनेजमेंट है। ये जो मिडिल मैनेजमेंट है ये चुगली वाला है, ठीक है। ये मिडिल मैनेजमेंट क्या कर रहा है, चुगली करता है। चुगली करता है इसका मतलब क्या करता है भाई, ये लोअर मैनेजर जो भी कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है वो इन्फॉर्म करता है टॉप मैनेजमेंट को, ठीक है। उसका उतना ही काम है भाई, इस पे वॉच रखना है, ठीक है। डिटेक्टिव है मिडिल मैनेजमेंट, वो कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, अच्छा तू गलती कर रहा है, कर 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 गलती कर, बताता है टॉप मैनेजमेंट को, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो लोअर मैनेजमेंट है उनको डिसीजन मेकिंग का कुछ भी पावर नहीं दिया, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट को या मिडिल मैनेजमेंट को लगता है ये इतने हम लोग उसको बोलेंगे कि दे आर नॉट सो इंटेलिजेंट, ठीक है। ये इनके पास इतना नॉलेज नहीं है, ये इनके पास इतना टाइम नहीं कि ये खुद का ही काम जज करे कैसे किया है, इसलिए मिडिल मैनेजमेंट है वो इनका काम चेक करेगा, ठीक है। ये अभी आपको चेंज करना है, ये आपको अभी चेंज करना है। मिडिल मैनेजमेंट कंट्रोलर और सुपरवाइजर का रोल कम करके, कंट्रोल और सुपरवाइजर का रोल कम करके, ठीक है, सपोर्ट का रोल बढ़ाओ उसका, ठीक है। और फैसिलिटेटर होना चाहिए, वो सपोर्टर होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो काम कर रहे हैं उनको ही डिसीजन लेने दो, जो काम कर रहे हैं, जो लोअर मैनेजर है उनको ही डिसीजन लेने दो। तो थोड़ा फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये इतने कंसिस्टेंटली डिसीजन नहीं देंगे, इनके पास इतना नॉलेज नहीं, तो बेटर हमने इंटरमीडिएट में अब आईटी में देखा था एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। थोड़ा एक्सपर्ट सिस्टम लेके आइएगा, तो एक्सपर्ट सिस्टम से क्या होएगा, जो काम कर रहे हैं वही डिसीजन ले रहे हैं, एंड एक्सपर्ट सिस्टम की वजह से आप वैलिड और डिसीजंस ले रहे हैं। तो इससे जो मिडिल मैनेजमेंट है उसका रोल कम हो रहा है, उसकी कॉस्ट भी आपकी कम हो सकती है, ठीक है। तो ये था आपका एफ पॉइंट।
ओके, यस, एफ पॉइंट था। एंड लास्ट वन, कैप्चर इंफॉर्मेशन वंस एंड एट द सोर्स। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन बार बार कलेक्ट नहीं करना है, इंफॉर्मेशन एक ही बार कलेक्ट करना है। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, नेटवर्किंग सिस्टम एक्सेट्रा होना चाहिए, क्लाइंट सर्वर डेटाबेस होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होना चाहिए। इसके बाद हमने एक टर्म देखा था रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम एक्सेट्रा, बार कोडिंग सिस्टम, ये सब कुछ होना चाहिए। ओके, तो ये जी पॉइंट कितने अच्छे से हमने समझे। प्रिंसिपल क्या है बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग का? भाई आउटकम पे फोकस करो, इंडिविजुअल टास्क पे नहीं। इलेक्ट्रिक कंपनी का एग्जांपल, इलेक्ट्रिक शॉप का एग्जांपल दिया। सेकंड, हैव दोज हु नीड द रिजल्ट परफॉर्म द प्रोसेस, एग्जांपल दे दिया। पंचर आपने खुद ने वो स्टेपनी वगैरह चेंज कर दिया। नेक्स्ट वन, इसके बाद इंटीग्रेट द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, बार बार डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से अच्छा एक ही जगह पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करो। मैंने एग्जांपल दिया, परचेस करते वक्त जो रिसिपिएंट डिपार्टमेंट है वही सारे इनवॉइसेस या फिर पेमेंट का एक्सेट्रा अकाउंटिंग का वर्कआउट करेगा। नेक्स्ट वन, जियोग्राफिकली डिस्पर्स अगर रहेगा तो आप सेंट्रलाइज कुछ काम कीजिएगा, अगर सेंट्रलाइज काम करते तो आपका बल्क परचेसेस में बेनिफिट मिलेगा। एग्जांपल मैंने दे दिया था एचपी का, 50 अलग अलग जगह से परचेसेस हो रहा था और अलग अलग परचेसेस हो रहा था। तो अब क्या होएगा, उन्होंने सेंट्रलाइज परचेस सिस्टम किया, ऑर्डर प्लेस करना है तो सेंट्रलाइज ऑर्डर प्लेस होएगा। नेक्स्ट वन, पैरेलल एक्टिविटीज आपका होना चाहिए, पैरेलल एक्टिविटीज इंटीग्रेट, लाइन पैरेलल एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग देयर रिजल्ट। मैंने एग्जांपल दे दिया बैंकिंग कंपनी का, ठीक है, लोन प्रोसेस का मैंने एग्जांपल दे दिया। बाद में इंटीग्रेट करने से अच्छा भाई एक अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बाकी लोगों को रोक दो, काम करने के लिए टाइम सेव होएगा। नेक्स्ट वन, डिसीजन उनको लेने दो जहां पे टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो जो लोअर मैनेजर है उनको ही डिसीजन लेने दो जहां पे टास्क परफॉर्म हो रहा है। मिडिल मैनेजमेंट का रोल चेंज करो, मिडिल मैनेजमेंट अभी सपोर्टर होने चाहिए, अभी वो फैसिलिटेटर होने चाहिए। ठीक है, तो वो पुलिस नहीं होने चाहिए, वो सपोर्टर होने चाहिए एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट था आपका, लास्ट पॉइंट था कि इंफॉर्मेशन एक ही बार कलेक्ट करो और सोर्स पे ही आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। नाउ फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए टॉपिक का, अब एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन इज मेन स्टेजेस ऑफ बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ठीक है, स्टेज क्या है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा आपके स्टडी मटेरियल का, सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए टॉपिक के। ओके, सो फ्रेंड्स, मेन स्टेजेस ऑफ बीपीआर 4 स्टेजेस है। सबसे पहला स्टेज है प्रोसेस आइडेंटिफाई करो। आपको जो टास्क में प्रोसेस री इंजीनियरिंग करना है, आपको जो टास्क में प्रोसेस री इंजीनियरिंग करना है वो टास्क के अंदर आइडेंटिफाई करो आप कौन सी प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। आपको जिसमें री इंजीनियरिंग करना है वो टास्क के अंदर, सपोज डिलीवरी का री इंजीनियरिंग करना है तो डिलीवरी करते हो क्या क्या स्टेजेस है। मैन्युफैक्चर करते वक्त आपको री इंजीनियरिंग करना है तो मैन्युफैक्चरिंग के क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या प्रोसेसेस है, वो आपने आइडेंटिफाई किया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में बोलते हैं कि आप जो प्रोसेस आइडेंटिफाई किया पहले स्टेप में, उसमें से नॉन वैल्यू एडेड प्रोसेस है जो अननेसेसरीली प्रोसेसेस है उसको इलिमिनेट कर दो। इसको इन्होंने नाम दिया प्रोसेस रैशनलाइजेशन, नॉन वैल्यू एडेड निकाल दो, रैशनलाइजेशन। फिर इसके बाद आपका बचेगा तीसरा, तीसरा स्टेप बोलता है, ठीक है, सबसे पहले तो आपने प्रोसेसेस आइडेंटिफाई किया, उसमें से सपोज कोई नॉन वैल्यू एडेड है उसको निकाल दिया, फिर जो बचे कुछ प्रोसेस है उसको रीडिजाइन करो, जो बचे कुछ प्रोसेस है उसको रीडिजाइन करो। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट है, तो इन्होंने थर्ड पॉइंट बोला है प्रोसेस रीडिजाइनिंग। क्या है? प्रोसेस रीडिजाइनिंग। एंड नेक्स्ट वन, लास्ट पॉइंट इन्होंने बोला है प्रोसेस रीअसेंबली। ठीक है, जो प्रोसेस आपने रीडिजाइन किया है वो प्रोसेस एक्चुअल सिस्टम में आप इंप्लीमेंट करो, वो प्रोसेस एक्चुअल सिस्टम में आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, 4 स्टेप है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। पहला स्टेप क्या है? प्रोसेस आइडेंटिफाई किया, जो टास्क आपको री इंजीनियरिंग करना है उसके कौन से प्रोसेसेस है वो आइडेंटिफाई किया। सेकेंड स्टेप में जो अननेसेसरी प्रोसेस है उसको मैंने निकाल दिया, रैशनलाइजेशन किया, जो वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड निकाल दिया, जो वैल्यू एडेड बचा हुआ है उसको रीडिजाइन किया, और रीडिजाइन करने के बाद एक्चुअल में वो आपको सिस्टम में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और उसके जो रिजल्ट है एक्सेट्रा वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो प्रोसेस रीअसेंबली। ठीक है, सो फ्रेंड्स, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, प्रोसेस रैशनलाइजेशन, प्रोसेस redesign and process reassembly. So friends, here we completed topic number 3. लीन सिस्टम के सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट मैंने कंप्लीट कर लिए। ठीक है,
इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू वर्कआउट द फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें अच्छे अच्छे कंसेप्ट है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, ठीक है, इसके बाद एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, टारगेट कॉस्टिंग है, इसके बाद हम लोग वापस कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन जो इंटरमीडिएट में सीखा था वो वापस सीखने वाला है। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है काइजन कॉस्टिंग, जो ऑलरेडी हमने किया हुआ था अभी लास्ट लेक्चर में। तो ये अपना फोर्थ टॉपिक रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सी यू, एंड रिवाइज करते रहिएगा एंड लेक्चर शेयर करते रहिएगा। आई होप ये लेक्चर्स हेल्पफुल रहेगा। नोट्स अच्छे से आप वर्कआउट कीजिएगा और बार बार लगातार वो नोट्स थोड़ा रिकॉल करते रहिएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और रिमेंबर इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज में, सिंपल एंड इंस्टीट्यूट के लैंग्वेज में मैंने वो नोट्स बनाया हुआ है, चार्ट फॉर्म में है, अच्छे सिंप्लीफाइड है, तो 100% वो आपको हेल्प करेगा, 100% हेल्प करेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द फोर्थ लेक्चर, सॉरी फिफ्थ लेक्चर, यस, टॉपिक नंबर 4, लेक्चर नंबर 5। थैंक यू फ्रेंड्स।